आज वो लेजेंड हमारे साथ हैं, नाम है रत्यानंद पंवार जी। रिकॉर्ड बनाए हैं जौनसारी कैसेट्स के बिकने का। एक गीत तो ऐसा था जिसमें बवाली हो गया था वहाँ पे। एक भाभी पर एक हास्य गीत था, मजाकिया तौर पर गीत था मेरा। मीना जी सुन रही हैं तो मैं बिल्कुल उनको याद दिला दूं कि तो मुझे ये बताया गया है कि एक लड़की है, कोई गढ़वाली है वो भी, और आप उनके साथ चला था कि जब मीना जी आई तो मैं गीत रिकॉर्डिंग के मूड में नहीं था। इस बात पे कोई बुरा ना माने कि मैंने इस गीत को लिखा है, क्योंकि मुझे कुछ सुनने में वैसा लगा कि खानो ना पीनो की जोची, कामो ना धानी की जोची, मेरे बातुलानो की ना जोची, मेरे बातुलानो की ना जोची, ओ संगियाले मेरो माइत प्यारो। तो मैं आपको सच बताऊं कि मेरे पसीने छूट गए। मैं हट के वहाँ से पीछे बैठ करके इस प्रकार से बैठ गया। मैंने कहा, मैंने मन बना लिया नहीं रिकॉर्ड कर। मालिक को सदा सुरा माचा जोरू भी लगी पींदी, नांगे मुंडे झूमदी पौड़ी डर दी ना बेजतींदी, नांगे मुंडे झूमदी पौड़ी डर दी ना बेजतींदी, जब बोशी बे थाल मालिया तबला ओली हिंदी, जब बोशी बे थाल मालिया तबला ओली हिंदी, नश कमाई को रखो बाणी भाइयों छोड़िया सुरा लाणी, नश कमाई को रखो बाणी। जौनसार बावर जो क्षेत्र है, हाँ जी, हाँ जी। हम दोनों का नाम साथ में लेते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। दोनों में डिफरेंसेस क्या हैं, संस्कृति कैसी है, और क्या आपको नजर आता है एक बावरी होने के लिहाज से? देखिए, हारुल जो है उसके माध्यम से लड़ने जाया करते थे, क्योंकि फिर पता नहीं चलता था कि हम जिंदा वापस भी आते हैं या नहीं आते हैं। वो हारुल गा के जाते थे। मोड़ाए मोड़े रे मोड़ाइए रे केरी मोड़ाए मोड़े रे मोड़ाइए रे केरी लाए चारे गायने मासूरे चारियो भाई, चारे गायने मासूरे चारियो। तो यहाँ एक जंगू नाम से मैं कुछ देख रहा था कि एक गायन विधा है। सर इस बारे में क्या जंगू है, क्या एग्जैक्टली है? हम एक जगह शादी में गए थे। अब बताओ कितने बजे निकल गए? हम निकल गए 9 बजे वहाँ से निकल गए। तो वहाँ की उस गाँव की जो लड़कियाँ हैं उन्होंने जंगू के माध्यम से हमें रोक दिया। फोन खोल गया कि जवाब देना था। तो सवाल जवाब में आप यकीन नहीं करेंगे, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ, शाम के 7 बजे। सर एक और आप लोगों के इसमें परंपरा होती है जागड़ा की, छोड़ा आपके यहाँ गाया जाता है। को थूखे ऋषि सथेणी, को थूखे दुखी सथेणी मेरे सामिणी, काई आई ना काई मुखड़ी फेरी रे। लून लोटा जो होता है, पहले तो लून लोटा है क्या, और किन परिस्थितियों में ये लून लोटा किया जाता है? राही जी बीमार रहे तो सरकार को पता तक नहीं था कि ये बीमार हैं, हाँ जी, हाँ जी। है ना। मंगला रावत जी बीमार रही, किसी को पता नहीं, सोशल मीडिया पे पोस्ट आ रही हैं, हाँ तब जाके कहीं मालूम पड़ रहा है। क्या सरकार को हमारे लोक गायकों के प्रति एक जिम्मेदारी नहीं बनती? बल्कि ये कहा जाता है कि कलाकार सच अगर तू राजनेता बनता तो बहुत अच्छी ज़्यादा फायदा होता। या तो मैंने मुख्यमंत्री पर गीत लिख दिया या मोदी पर गीत लिख दिया, वो तो तब वहाँ तक तो ठीक है, फिर चलो मेरा गुणगान कर दिया। लेकिन अगर वो वाली बात अगर उल्टी हो, मदद करने की हो, तो यहाँ पर पता क्या बोला जाता है कि अरे यार ये गायक क्या है। लेकिन वहाँ पे जो ऑडिशन करा रहे होते हैं निर्णायक महोदय या महोदया जी, ये उन पे बिल्कुल मैं दारमदार देता हूँ। वो बिल्कुल भी मेरे हिसाब से उन्होंने सही निर्णय नहीं लेते हैं। वो क्योंकि फ़ोन कराया जाता है, उनका काम है, उनका उच्च श्रेणी में जो है क्या कहते हैं लिया जाता है उनका जो है ऑडिशन। सुनीता रेशमी रुमाल तेरू, हाँ जी, हाँ जी। ये गाना है। जी, जी। और जिक्र आता है उस इंटरव्यू में अनिल बिष्ट का। क्या हुआ था, कैसे आपने उस इंटरव्यू में कहा है कि जो बंदा मेरा ही गाना गा रहा है वही मुझे पहचान नहीं पा रहा है? क्योंकि जो मेरे से छोटा वाला सिंगर है उसको वो बखूबी पहचान लेते हैं वहाँ से। भाई ये कौन है? अरे आपका नाम तो वो है, तो मेरा तो उन्होंने गाना ही गा रखा, मुझे क्यों नहीं पहचाना? ये गाना आपने लिखा है? हाँ जी बिल्कुल, मैंने इसको रचनात्मक रूप दिया है, मेरा है। हाँ जी। क्योंकि मैंने कई सिंगर्स ने ये गाना गाया, मैंने उनके क्रेडिट्स में देखा, हाँ मुझे कहीं भी आपका नाम नजर नहीं आया।
आप उन्हें भी कभी भी पूछ सकते हैं। Yes, yes, please, ऐसा नहीं कि मैं झूठ तो तब होता ना कि जब कोई चीज सामने ना आए। सामने ना। धोने मेरे भागो धोने तकदीरा, धोने मेरे भागो धोने तकदीरा, मेरे गिरिया उपना तुलो कूड़ा बीरा, मेरे गिरिया उपना तुलो कूड़ा बीरा। उत्तराखंड की जब भी बात आती है तो दो क्षेत्र ज़्यादातर गिने जाते हैं, गढ़वाल और कुमाऊं। लेकिन गढ़वाल और कुमाऊं के साथ एक छोटा सा क्षेत्र ऐसा भी है जो आज भी जहां पर कहा जाता है कि संस्कृति अगर उत्तराखंड में कहीं बची हुई है तो उस क्षेत्र में बची हुई है, और वो है जौनसार बावर। जौनसार बावर की जब बात आती है तो अलग संस्कृति होने के साथ साथ अलग भाषा और अलग गीत गायन और परंपराएं भी हैं। और जब इन परंपराओं की हम बात करते हैं, जब हम जौनसार के लोक की बात करते हैं तो लोक गायन की बात होनी ज़रूरी है। और इस लोक गायन को, इस लोक परंपराओं को आगे बढ़ाने वाले यहाँ के सिंगर्स हैं जिनको आप आजकल सुनते होंगे और जिनको आप कई सालों से सुनते आए हैं, और शायद कुछ सिंगर ऐसे भी होंगे जो आप तक पहुँच ना पाए हों। लेकिन जो समृद्धि, जो यहाँ का लोक है, उसको बचाने का काम यहाँ के पुराने गीतकारों ने, पुराने गायकों ने किया है। और आज हमारे साथ एक ऐसी ही शख्सियत हैं जिन्होंने उस ज़माने में गाना शुरू किया जब कैसेटों पर गीत आया करते थे, और जिस ज़माने में न फ़ोन थे और ना ही आपकी जो यूट्यूब वाला जो दौर आज चल रहा है वो नहीं था, और डिफ़िकल्टीज़ में, संघर्ष के भरे दिन में उन्होंने अपने गाने रिकॉर्ड किए और हम तक पहुंचाए, और आज वो एक लेजेंड बन चुके हैं। आज वो लेजेंड हमारे साथ हैं, नाम है रत्यानंद पंवार जी। रत्यानंद सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका और शुक्रिया हमें टाइम देने के लिए। धन्यवाद। और जैसे मैंने कहा कि रत्यानंद पंवार जी उस दौर से आते हैं जब कैसेटों का दौर चल रहा था, जब गीत रिकॉर्ड करने के लिए बहुत सारी मशक्क़तें करनी पड़ती थी। आज जैसा ज़माना उस टाइम पे नहीं था, तब रत्यानंद जी ने बहुत सारी हिट्स दी हैं, रिकॉर्ड बनाए हैं जौनसारी कैसेट्स के बिकने का। आज हम उनसे बात करने वाले हैं। आज हम बात करेंगे, रत्यानंद जी को जानने की कोशिश करेंगे और जौनसार की परंपराएं, संस्कृति जो वहाँ की है उसको भी रत्यानंद जी के थ्रू हम आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। सर, एक बार फिर से स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। और क्योंकि जब रत्यानंद पंवार जी हमारे साथ हैं, एक लेजेंड हैं जो जौनसार के गीत गाते हैं और उत्तराखंड की संस्कृति को कहीं ना कहीं अपने शब्दों में पिरोते हैं, तो हम जब जौनसार की धरती की बात आती है तो महासु देवता की बात होनी लाजमी है। और मुझे लगता है कि हर शुभ कार्य की शुरुआत भगवान और देव का नाम लेकर किया जाता है। तो जब रत्यानंद जी हैं तो हम चाहेंगे कि इस कार्यक्रम की, इस इंटरव्यू की शुरुआत हम महासु की वंदना से, आपके सुरों से करें। पहले तो मैं गुगुती परिवार का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आज मुखातिब होने का जो मौका मिला है, अवसर मिला है, मैं बहुत धन्य हूँ। तो देखिए, आपने संस्कृति की बात करी है, तो संस्कृति में तो वैसे मैं अगर, जहाँ तक मेरी अपनी एक जानकारी है, प्रेरणा स्रोत तो हमारे लिए गढ़वाल के ही जो कलाकार रहे हैं, उन्होंने पहले बढ़ावा दिया है इस चीज़ को, और फिर हमारे लिए रास्ता बना, फिर कहीं एक जिसे वो बोलते हैं प्रेरणा बनी, उस चीज़ के प्रतीक हैं। फिर हमें एक मार्ग मिला, हम भी उस मार्ग पे चल पड़े। भय ये था कि पता नहीं अब हमारी जो संस्कृति है पसंद होती है, जो गीत है हमारे, या नहीं होते, क्योंकि अपने आप में जौनसार बावर एक सिमटा हुआ क्षेत्र है। क्योंकि गढ़वाल कुमाऊं की बात करें तो बहुत प्रख्यात विख्यात आपको पता है। फिर यहाँ हमारा एक ज़िला है देहरादून है, इस ज़िले में हम जौनसारी भी पूरे नहीं हैं, और फिर जो जौनसारी गीत हैं वो पूरे जौनसारी जो में नहीं सुने जाते हैं। तो ये एक बात थी। बाकी शुरुआती दौर रही है तो ज़रूर रही है। हमारे एक जो हमारे इष्ट देवता हैं, हमारे जो आस्था का केंद्र हैं, वो महासु महाराज जी हैं, जिनका आपने नाम लिया, बिल्कुल आस्था से हैं। जौनसार बावर के मौलिक जो आधार है, मूल आधार है, उन पर एक बहुत टिका हुआ है पूरे मुल्क मालिक जिन्हें कहा जाता है हमारे। तो ठीक है, वो एक उनकी कई वंदनाएं हैं। धन रे बोठा मासुदेवा
बापूड़ी आमा देवलाड़ी के धन रे बोठा मासू देवा बापूड़ी आमा देवलाड़ी के कोइलू कपला बीरो तेरे मुल्कों दे देवा रखुआड़ी के कोइलू कपला बीरो तेरे मुल्कों दे देवा रखुआड़ी के। मतलब हमने भी ऐसी एक जी वंदना बनाई थी। तो बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब जब महासू देवता का नाम आ गया है तो सर आप शुरुआत आपसे ही करते हैं, रत्यानंद पंवार जी को जानने से करते हैं। रत्यानंद पंवार कहाँ से आते हैं और कैसा उनका बचपन रहा और कैसे गायन में उनकी शुरुआत हुई? जी देखिए, मैं एक बहुत ही मध्य परिवार से बिलोंग करता हूँ। तो आपको पता है पहले जो है गीत संगीत पे तो इतना कैसेट की तो बात फिर बहुत बड़ी बात थी कि अगर वहाँ तक कोई पहुँच पाता है तो एक जिज्ञासा थी, क्योंकि मैं पढ़ाई लिखाई पे था, पहले मेरा बहुत मन था। तो किसी कारणवश यानी परिवार का बंटवारा होने से मेरी पढ़ाई लिखाई अवरुद्ध हो गई, रुक गई। तो फिर आपको पता है पशुपालन इतना था कि बहुत ज़्यादा था, फिर मुझे पहले टाइम पे बहुत ज़्यादा, फिर बड़े पैमाने पे किया जाता था, आपको पता ही है। फिर मुझे ये बताया गया कि तुझे ये काम करना है कि पशुपालन। फिर एक अपने मन में था कि यार कुछ करना तो था ज़िंदगी में, फिर लेकिन अब ये हो क्या गया है, क्या से क्या हो गया है कि अब इतने पहले परिवार की जो बात है वो बिल्कुल सर पे रखी जाती थी, उसका हम विरोध भी नहीं कर सकते थे। तो पिताजी ने कहा कि तुझे जो है गाय और बकरी का जो है रक्षक बनना है, जो है देखभाल करनी है। तो मैं ग्वाला हो गया, जैसे हमारे भाषा में बोलते हैं ग्वाला। तो वो तो ज़रूर ठीक था, प्रारंभिकता मेरी वहाँ से हुई। लेकिन मैं एक अपने आप में सवाल करता रहा कि नहीं यार कुछ करना तो था, अब करें क्या। फिर स्कूल तो छूट गया था मेरे बिल्कुल हाथों से, लेकिन मैंने एक फिर कोशिश करी कि कलम ना छूटे। फिर मेरे हाथों से कलम नहीं छूटी, फिर मैं लिखने में लग गया। प्रयास था कि कभी मैं भी नेगी जी के गाने आते थे, मैं सुनता था। वो तो खैर प्रेरणा स्रोत है हमारे पूरे पहाड़ के लिए, मैं कहूँगा उनके आगे कोई भी नहीं है अभी। तो नेगी जी के गाने से मैं बहुत ही प्रभावित हो गया था, बहुत ही ज़्यादा। और नेगी जी के गाने सुना करता था। फिर मैं भी कभी सोचता था कि यार फिर यहाँ हमारे जौनसार से जगत राम वर्मा जी थे, वो भी हमारे लिए प्रेरणा स्रोत थे। तो उनके भी कैसेटें निकलते थे। फिर मैं सोचता था कि अरे यार इसमें क्यों ना बढ़ावा दिया जाए, अगर मैं भी कुछ ऐसा करूं। लेकिन ये सब चीज़ें मेरे वश में नहीं थी। और परिवार में मैंने जब बात रखी तब तो एक हंगामा समझ गया कि नहीं था। ये कहाँ से कहाँ जा रहा। और ये मतलब हमारे पूरे परिवार जो है काश्तकारी, मतलब जो अपने एक किसानी खेती बागवानी में खेती बाड़ी जो करते थे बहुत ज़्यादा, ये तो उससे बाहर जाना तो फिर आपको बताइए फिर मतलब एक विपरीत होना था। तो उनके लिए एक ऐसा हो गया कि इसको हो गया है। तो मेरे अंदर ये चीज़ थी कि नहीं कुछ करना है ऐसा, ताकि मतलब अपने आप में। तो चलो फिर मैं चलता रहा उस चीज़ में। मैंने गीत बनाने की कोशिश करी, गीत बने, ऊपर वाले ने सुनी। फिर मैं गीत लिखता, गीत को फाड़ता, अपने आप सवाल करता, ये नहीं चल पाएगा, ऐसा पता नहीं वहाँ। अब वहाँ का तो पता ही नहीं था कि होता क्या है दिल्ली में। चलो ऊपर वाले ने फिर कुछ ऐसी कृपा करी कि उनकी बदौलत मुझे मार्ग मिला। मैं दिल्ली में रिकॉर्ड हुआ। दिल्ली में पहला एल्बम हमने 91-92 में रिकॉर्ड किया। तो वो इतना चला कि बहुत, मतलब मैं सोच भी नहीं सकता था कि ये तो एक नई चीज़ हो गई मेरे लिए परिवार में या मुल्क में, इलाके में, कि यानी कि कोई रतियानंद। पहले तो आपको पता ना, जैसे गांव में कोई नाम होता था, जैसे अब जैसे आप विकास, ये तो पता नहीं आपको बिकू कहते होंगे। हाँ ना, तो होता ऐसा ही कुछ है। था।
लेकिन फिर एक रतिया से रतियानंद पंवार हो गया। मतलब ये वो जर्नी वहाँ से शुरू हो हाँ गई। जी, हाँ जी, तो, हाँ जी। लेकिन सर ये एक सवाल जो उठता है कि चलो ठीक है, ज़िंदगी में एक संघर्ष शुरू हो चुका था, हाँ जी, हाँ जी। बचपन में ही वो दौर आ गया था। जी, जी, जी। कैसे गीतों के प्रति कैसे रुझान हुआ कि नहीं नहीं मुझे गायक ही बनना है? क्या नरेंद्र सिंह नेगी इंस्पिरेशन थे या फिर पहले से, क्योंकि आप भेड़ पालक भी थे, आप हाँ जी। भेड़ों को चराते जी, थे, जी, बिल्कुल, और अक्सर देखा जाता है कि भेड़ पालक जो है गायन में भी थोड़े हाँ से जी, बिल्कुल, बांसुरी वादन और गायन में थोड़ा हाँ जी, उनका हाँ जी। इंटरेस्ट होता जी, जी, है। जी। तो क्या नरेंद्र सिंह नेगी इंस्पिरेशन थे या फिर भेड़ पालक की वजह से हो पाया ये? एक उस जमाने में हमारे घर में रेडियो था जिसमें नेगी जी के गाने तो आते ही थे, आकाशवाणी नजीबाबाद से हैं। तो लेकिन उस वक्त एक गाना मुझे इतना कचोट गया, मुझे इतना झकझोर दिया उस गीत ने कि रतिया तुझे, मुझे ऐसा लग गया कि मैं एक हिसाब से ख़त्म हो गया हूँ। मतलब मुझे ऐसा लगा कि मुझे कहीं बांध सा दिया खूंटे से, जबकि अपने आप में बहुत बड़ी बात थी कि ये पशुपालन मवेशी जो थे, लेकिन फिर भी मतलब मुझे ऐसा लगा कि मैं कहीं बांधा गया हूँ खूंटे से। उस वक्त एक गाना मुझे, जिसने मुझे झकझोर दिया, एक मुगल आजम का गीत है, प्यार किया तो डरना क्या। उसमें एक वर्ड था जो लता जी आपको पता ही है, वो हमारी तो उसमें गीत था कि मौत वही जो दुनिया देखें, घुट घुट करियूं मरना क्या। बस मुझे इस गीत ने ऐसा कर दिया कि अब तो कुछ करना ही है। लेकिन वो स्वर्ग से सुंदर नहीं था दिल्ली। उस वक्त कोई ऐसे साधन भी नहीं थे, ना तो कोई प्रचार प्रसार का, या फिर हम संचार की व्यवस्था, दूर संचार की व्यवस्था भी नहीं थी, तो थी भी तो बहुत दूर दराज थी। तो ये भी एक इंस्पिरेशन था। पॉइंट रहा हाँ जी, वहाँ पे। हाँ, तो पहले सर जब आप दिल्ली गए, दिल्ली में आपका पहला एल्बम कौन सा था, और उस एल्बम को रिकॉर्ड करने की जो जर्नी रही, हाँ जी, हाँ। कैसे जौनसा के उस क्षेत्र से आप निकले, जब गाड़ियाँ कहीं हमें दिखाई नहीं देती थी क्षेत्र हाँ में, जी। मोबाइल फ़ोन्स हुआ नहीं करते थे, उस टाइम पे आप जो है एक लड़का जो कभी जौनसा से बाहर निकला नहीं है, वो दिल्ली जा रहा है एक गाना रिकॉर्ड करने, कैसी ये सारी प्रोसेस हुई, कितना पैसा लगा, कहाँ से पैसा आया, और क्या आपने किया पूरा इसके लिए? देखिए, इसमें अब मैं दिल्ली की बात करूं तो एक बहुत बड़ा नाम है हमारे जौनसर में, नंदलाल भारती जी हैं। तो हमारे मार्गदर्शन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी फिर उनसे मुलाकात हो गई। फिर उन्होंने कहा कि हम दिल्ली जा रहे हैं, तुमको भी अगर चलना है तो हम चलो। मुझे बहुत बड़ी बात थी कि मुझे मार्गदर्शन मिल गया उनका, तो उनके माध्यम से मतलब मेरा दिल्ली जाना हो गया। एक मार्गदर्शन के रूप में वो मेरे साथ थे, जगत राम वर्मा जी साथ थे, बहुत बड़े गायक थे हमारे यहाँ के, बेचारे आज तो वो नहीं हैं। तो उनके माध्यम से फिर मैं दिल्ली पहुँचा। दिल्ली पहुँचे तो फिर स्टूडियो तक पहुँच ही गए। एक पांडव नगर में नीलम स्टूडियो हुआ। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल, चौधरी जी थे उनका, बहुत अच्छे। तो वहाँ पे हमारी पहले रिकॉर्डिंग हुई, और फिर वहाँ पे पहली रिकॉर्डिंग हुई और पहला गीत मेरा रिकॉर्ड हुआ वहाँ पे। क्या बात है। जी जी, उस तो सर ये जो पहला एल्बम आपका कौन सा था, और हम चाहेंगे कि उसका जो भी गाना आपको याद हो उसकी 2 लाइनें हमारे लिए गुनगुनाएं। हाँ जी, एक सामूहिक एल्बम था हमारा जी। एक लाडी बेटी करके, है ना, जिसमें भारती जी के भी काफ़ी गीत लिखे हुए थे। 4 गीत मेरे थे, 4 गीत भारती जी के थे, एक सम्मिलित कैसेट बना था। तो उसमें मेरे जो गीत थे, मेरे 4 गीत मेरे उसमें लिखे थे। तो एक तो मंगला जी ने गाया था, लाडी बेटी प्यारी थी जब बाबा की हाँ, वो गाना था, बहुत प्रचलित हुआ, बहुत ही ज़्यादा। और फिर 2 गाने कुछ ऐसे थे। एक में उसमें ऐसा गाना सुना हुआ, तो नशाबंदी पर मैंने बनाया था, नाश कमाई करो खवानी जिसको। और एक गीत तो ऐसा था जिसमें बवाली हो गया था वहाँ पे। एक उस ज़माने में आपको पता है, एक कहते हैं ना कि वो रेखा के अंदर सीमित रहना था, रेखा के अंदर सीमित रहना था, उससे बाहर नहीं जाना था। लेकिन क्या करें, मैं उस जमाने का थोड़ा मतलब ऐसा युवा था, तो मैंने गाना बनाया था, एक भाभी पर एक हास्य गीत था, मजाकिया तौर पर गीत था मेरा। तो कि मैं उस गीत को जब मैंने उस बीच में रखा, तो एक बार के लिए ऐसा हो गया कि ना चले या चल पड़े, बवाल सा हो गया मतलब वहाँ पर। तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात ये थी कि वहाँ पे मैंने आपको नाम लिया था, ये स्वर्ग चंद्र सिंह राही जी जो थे वहाँ पे, वीरेंद्र नेगी जी के पिताश्री, उन्होंने कहा
कि देखिए मैं इस बात की गवाही देता हूं कि इस गीत को रिकॉर्ड करो और ये चलेगा, ये गीत चलेगा, तो उनकी बात तो टालना किसी के लिए मतलब एक आसान पुरोधा हैं उनको, मतलब तो आप मंगला राउत जी ने भी कह दिया था कि ये गीत चलेगा जी। वो गीत ये था, कोई लाओ नदी आर की, कोई नदी पार की, कोई लाओ जुग बीती, कोई लाओ सुख प्रीति, मेरी सुनो भाइयों है गौड़ी बाता, हाँ लाऊं आप बीती, एक दूसरा भाभी चाली हड़ स्यांदी कोलारवा, हाँ भी चाला कुलाड़ा, आगू आगू भाभी चाली मन ज्ञान की, हाथे शाशिरो तुम्बो, मेरे आई मन मजा की करनी, दे मुयाक ओ भाभी संग्रांत को दी। मतलब एक ऐसा माहौल था कि भाभी को चौंकाने वाला, ठीक है। और फिर उसके बाद गीत शुरू है, छोड़ो शाशिरो तुम्बो भाई शाशिरो ए, छोड़ो शाशिरो तुम्बो भाई शाशिरो ए, छोड़ो शाशिरो तुम्बो भाई शाशिरो ए। जैसे मैंने उसमें बोला कि भाभी ऐसा कुछ चौंक गई अपने मतलब उसमें अंदाज में थे, तो वो तुम्बा नहीं एक लौकी, हाँ तो तुम्बा था गोल सा, उनके हाथ से छूट गया और फट गया, उसमें वो लस्सी गाँव ना छाछ जिसको बोलते हैं वो थी। तो वो एक मज़े के तौर पर एक गीत बना। तो इसमें जो है फिर भाभी की तरफ से प्रतिक्रिया आती हैं, अजी संग्राम तब जो नेड़ी आई, भाभी दी थी चचकाई, चमकी भाभिया की आँखी, मेरे पोशे से की चुट मेरी टाँकी, अजी ऐसी चचकिणी भाभी जो हठी बिशाई, भाभी नेड़ी लागी आई चुटी लागी मेरी टोई। भाभी बोला मुखे, भाभी मुझे बोल रही है, अजी भरिला संग्रांद अब जो नेड़ी आई, तेरी संग्रांद बजाणी मुई लाकड़े कहीं, मुखेला कीड़ो चुंगो भाई ला कीड़ो ए, मुखेला कीड़ो चुंगो भाई ला कीड़ो ए। तो ये कैसा गीत था, मतलब बहुत खूब, और बहुत बशर्ते मैं, क्योंकि इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा कि मैं गढ़वाल से आता हूँ और मुझे जौनसारी भाषा या बाबर की भाषा उतनी नहीं आती है, बट जो सुर ताल और नगमे था उसमें मज़ा आ रहा था सुनने में, इतना तो हम कह सकते हैं। तो ये यहाँ से आपकी शुरुआत हुई। हाँ जी, हाँ जी, फिर और जैसे कि मैं जब आपके बारे में थोड़ा सा यहाँ पढ़ रहा था, देख रहा था, तो ज़्यादातर गाने मुझे आपके मीना राणा जी के साथ दिखे कि मीना जी के साथ आप गा रहे हैं और चीज़ें हैं। बट सर मीना जी पर आने से पहले एक सवाल मेरे दिमाग में और है, वो ये है कि जब आप भेड़ पालन कर रहे थे घर में, जब आप रेडियो पर नरेंद्र सिंह नेगी के गीत सुन रहे थे, और जौनसार में लगभग सारे पहाड़ में यही दौर था कि रेडियो ही हर जगह हुआ करता था। तो सर उस दौर के बारे में बताइएगा कि जब आकाशवाणी से गीत बजा करते थे, क्योंकि उनका एक टाइम फिक्स होता था, तो किस तरह का माहौल होता था कि यार 5 बजे जो है रेडियो पे वो गीत बजना है, और गांव में किसी एक ही घर में रेडियो होता था या टीवी होती थी? मैं इस विषय में एक बार की घटना बताऊं कि बाकी तो चलो ये बहुत एक हल्की घटना हो गई कि नेगी जी के गीत सुनने हुए, एक बार मुझे बुखार था, इतना बुखार था कि मतलब मैं बहुत खाने के लिए मुझे उठाया जा रहा था, मैं उठ नहीं पा रहा था, सच्चाई है। तो माँ ने कहा कि कुछ खा लो, 2 दिन हो गए थे, बुखार इतना हो गया था कि मैं उठ नहीं पाया। लेकिन जैसे मुझे पता चलता है कि अब मैं समय तो इतवार के दिन आते थे या फिर किस दिन आते थे, वो शाम के टाइम आते थे 8 बजे, तो मुझे पता चला कि आज नेगी जी का प्रोग्राम है और रेडियो हमारे घर में भी था। तो उस वक्त ये आपको बिजली लाइट की व्यवस्था तो नहीं थी, फिर एक सेल आते थे उसमें, तो वो हमारे पास ख़त्म हो गए थे। तो फिर जो पड़ोस के एक मेरे मतलब गांव में ही थोड़ा चलना पड़ता था, मतलब ज़्यादा तो नहीं, आधे किलोमीटर के आसपास, तो मैं तो खड़े होने की स्थिति में, मुझे पता नहीं चला कि मैं कब तक वहाँ कैसे मतलब वहाँ तक पहुँच गया कि मैंने वो प्रोग्राम मिस नहीं किया नेगी जी के जो गाने आते थे। तो ऐसा दौर था कि भीड़ लग जाती थी कि भाई पहाड़ी गीत आ रहे हैं, कि बहुत बड़ी बात थी, ये हिंदी गीत ही सुनने को मिलते थे। तो उस वक्त जो है मतलब ऐसा माहौल रहता था वहाँ पे। बहुत खूब। और सर मुझे लगता है कि नरेंद्र सिंह नेगी के अलावा चंद्र सिंह राही जी के गीत आया करते आते थे। जीत सिंह नेगी जी के भी गीत शायद आया करते थे उस टाइम। जीत सिंह नेगी जी के बहुत कम गीत सुनने में आते थे। हाँ जी, हाँ जी। बाकी तो ये जो
ज़्यादातर तो आपको पता नेगी जी ही को, क्योंकि उनकी जो गायकी और गायन था बहुत और उनकी शब्द संपदा भी बहुत विस्तृत है। जी वो तो हमारे पहाड़ के लिए प्रेरणा स्रोत है। मैं तो बहुत जी। तो सर यहाँ पे एक सवाल मेरे जहन में उठता है एज अ गढ़वाली, जब मैं जौनसार बावर को देखता हूँ और जब आप, क्योंकि जब मैं जौनसारी सुनता हूँ या बावरी भाषा को सुनता हूँ तो मुझे समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। लेकिन जब आप लोग जो है गढ़वाली गाने सुनते हैं या कुमाऊनी गाने सुनते हैं तो क्या पूरा रजिस्टर हो पाता है कि हाँ यार बहुत आसान है, समझ में आ जाता है, या फिर वो डिफ़िकल्टी आप लोगों को भी फेस करनी पड़ती है? नहीं, बिल्कुल इतनी ही मुश्किल हमें भी होती है, लेकिन गीत के माध्यम से हमें फिर ऐसा था कि मैं आपको ये बताऊं कि ये शब्द समझ में आ गया, बीच वाला नहीं आ रहा, तो जो उसके बाद का फिर हम मिला लेते थे, जोड़ देते थे कि ऐसा है ये। चाहे फिर समझ में भी नहीं आया, लेकिन वही हम भी जौनसारी के साथ भावनात्मक भाई ऐसा है ये, भावनाओं से जुड़ जाता था। क्योंकि उनकी गायकी में ऐसा तो कोई शब्द था नहीं कि अगर वो उनकी अपनी प्योरिटी जैसे होता है ना भाषा में, तो फिर भी समझ में इतना आ जाता था कि जैसे हमारे लिए बना। नेगी जी की वो खासियत है उनमें, वो खासियत अभी भी। ट्रू। सर हम मीना जी की बात कर रहे थे। मीना जी के साथ आपके ज़्यादातर गाने मैंने आपके उन्हीं के साथ देखे हैं। मीना जी के साथ पहला गाना शुरू कैसे हुआ और कैसे ये सफ़र की शुरुआत हुई, ये जोड़ी कैसे बनी? देखिए, एक कहते हैं कि जब कोई संयोग होता है तो ऊपर वाला उसको, मेरे ख्याल से जहाँ तक मेरा मानना है, उसको फिक्स करता है। और फिर हमारे इष्ट देव जो कुल देवता हैं हमारे, वो इतने हमारे लिए अग्रिम रहते हैं कि हमें बढ़ावा देने के लिए हम पर कोई ऐसे अप्रिय घटना नहीं घट सकती। तो हमारा तो बहुत मानना रहा। मैं दिल्ली गया तो मंगला राउत जी के साथ मेरी गीत रिकॉर्डिंग होनी थी। मीना जी सुन रही हैं तो मैं बिल्कुल उनको याद दिला दूं कि कैसा वो हमारा एक संगम हो पाया एक संगीत क्षेत्र के माध्यम से। तो वो वहाँ पे मीना जी ने आना था। एक मैक्स स्टूडियो हुआ करता था दरियागंज में, अब पता नहीं है या नहीं है। तो हमारी ऐसे तो सरस्वती में रिकॉर्डिंग होनी थी, वहाँ पर नेगी जी की रिकॉर्डिंग चल रही थी, तो वहाँ पे खाली नहीं था। फिर मुझे वहाँ भेजा गया मैक्स में। तो वहाँ पे मीना क्या नाम, मंगला राउत जी आना था रिकॉर्डिंग में। तो हमारे गीत में वो अचानक पता चलते कि उनका स्वास्थ्य या कोई पारिवारिक कुछ ऐसी स्थिति कि आ नहीं पाई वो। तो मुझे ये बताया गया है कि एक लड़की है, कोई गढ़वाली है वो भी, और आप उनके साथ जरा गाओ। तो मैं सच बताऊं आपको ना कि जब मीना जी आई तो मैं गीत रिकॉर्डिंग के मूड में नहीं था, क्योंकि वो आपके ज़हन में तो मंगला जी थी मेरे जहन में कि भाई मंगला जी। लेकिन मैं सच बताऊं कि जैसे नाम इनका मीना है, ये तो वाकई एक हीरे का मीना है। मैं सच बताऊं आपको, ऐसे में भी और ऐसे में भी बहुत ग्रहणी है। लेकिन लगता ही नहीं है कि मतलब मेरे लिए ऐसा लगता है जैसा मेरे लिए ही मेहनत कर रही गाने में। आपके साथ गाएगी तो ऐसा लगेगा कि आपके लिए ही। और फिर वो वहाँ पे आए तो मतलब एक कैसेट था हमारा हिमालय का बाटो, उसमें इन्होंने गाया। तो जब गाया तो मैं आपको सच बताऊं कि मुझे इनकी गायकी के पीछे चलना पड़ा। मैं सच बताऊं आपको, इनकी गायकी के पीछे चलना पड़ा। जबकि मैंने गीत लिखे, मैंने उनको कंठस्थ किए और मैंने उनको लयबद्ध किए, जो म्यूज़िक से तैयार किया उन गीतों को। लेकिन जब गाया इन्होंने, मीना जी ने, तो मुझे इनके पीछे वाकई चलना पड़ा। मुझे कुछ सीखने को मिलेगा कि ऐसे भी गाते हैं, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। क्योंकि जो गायकी में इनके पास जो शस्त्र है वो कहीं भी नहीं है। बहुत सही। मैं बिल्कुल कह रहा हूँ कि कहीं भी अभी तक मैं कहीं देख ही नहीं रहा। क्योंकि हमारी बहनें बहुत है गढ़वाल में, हमारे उत्तराखंड में, हमारे जौनसार बावर में भी बहुत बहनें जो मतलब बेटियां जो गा रही हैं। लेकिन मीना जी वो आवाज़ देखो अलग है। नहीं सही कहा आपने। सर मीना जी के साथ आपका मेरे ख्याल पिछले साल एक गाना आया, मैं तो प्यार हो, वो गाना मुझे काफ़ी पसंद आया। अब मीना जी तो यहाँ पर है नहीं, आप हैं, हम आपको ही परेशान कर सकते हैं। हाँ जी, ये गाना बिल्कुल जो है 2 लाइनें उसकी। हाँ जी, बिल्कुल। तो मीना जी, ये गाना उन्होंने गाया था, उनके साथ हुआ था पिछली बार ना, और बहुत ही प्रचलित हो गया, विशेष करके बेटियों माँ बहनों पर बहुत जो है ये पसंद किया। हाँ जी, ये गाना बहुत। तो हाँ ठीक है सर, ये इसकी आपको दोहराएं। देखिए, एक ऐसी अप्रिय तो नहीं मैं कह सकता, प्रिय घटना है कि एक बेटी की घटना है जिसका जो है मैत का निपटारा हो गया होता है। मैत का
उसकी शादी तो की जाती है, लेकिन उसके बाद उसका जो माइत का जो परिवार है वो बिल्कुल जो है मतलब समाप्त हो गया है। अब लड़की ना जाने वो मतलब सदमे में है। उसे फिर भी याद आ रही है कि जैसे आजकल माघ का महीना चल ही रहा है, ये जो अभी है जनवरी, तो माघ का महीना बड़े धूमधाम से मनाया जाता था पहले, मरोज जैसे होते थे पहले ना जी, तो उसको भी आ रहा है कि मैंने जाना था। अब उसे ये पता ही नहीं कि मेरे माइत का तो है ही नहीं कुछ भी। और विशेष करके मैं अपने श्रोताओं से, अपने प्रशंसकों से ये बिल्कुल कहना चाहूँगा मैं ऑन कैमरा कि इस बात पे कोई बुरा ना माने कि मैंने इस गीत को लिखा है, क्योंकि मुझे कुछ सुनने में भी ऐसा लगा कि एक वर्ड आता आखिर में कि ये होना नहीं चाहिए था, लेकिन मुझे किसी को दुख पहुंचाना नहीं था। मेरा कहने का तात्पर्य ये रहा है कि अगर किसी बहन का, बेटी का अगर कोई माइत में परिवार नहीं रहा, तो हमने उनका देख हमारी वो है, मतलब उनका परिवार हमारा ही परिवार है, हमारा परिवार भी उनका परिवार, तो जिम्मेवारी हमारी बनती है कि हम उनको देख रहे। तो ऐसे एक गीत बना था। तो अब वो अपने पति से फरियाद कर रही हैं मायके जाने की कि मैं मायके जाना चाहता हूँ। तो पति उसका होता है कि अनपढ़ और जैसे होता है, तो या फिर उनकी लाचारी का, मजबूरी का फ़ायदा उठा रहे हैं। तो अब मैं गीत के माध्यम से कुछ कहूँगा। मीना जी ने गाया था, स्टार्टिंग थी इसकी फीमेल था। माता जानो दे माईते होना सी मीना मेरे भाईते। यानी जो परसव का महीना है वो मेरा बिल्कुल स्टेज पे है ना। फिर उसकी तरफ से, पति की तरफ से प्रक्रिया देखिए। माती कोशी जांदी तू माईते सूरा को खोईड़ो तेरे ढाबिए। कि जो तूने ये शराब का जो एक मतलब सिस्टम बैठा रखा है, पहले इसको तो निकाल, ये मेरे लिए पहले तैयार कर, तब माइत की बात कर, है ना। फिर वो देखिए किस प्रकार से को मतलब अपनी व्यथा उसके सामने रखती हैं। खानो न पीनो की जोची, कामो न धानी की जोची, खानो न पीनो की जोची, कामो न धानी की जोची, मेरे बातुलानो की ना जोची, मेरे बातुलानो की ना जोची। ओ संगियाले मेरो माइत प्यारो, ओ संगियाले मेरो माइत प्यारो। कर जैसा तो मीना जी ने गाया हो तो उतना नहीं हो सकता। नहीं, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, आपकी आवाज़ में बहुत अच्छा लग रहा है। तो सर ये जब हम गानों की बात कर रहे हैं और जब हम सिंगर्स की बात करें जो लेजेंड्स हैं, क्योंकि आप उस दौर से आते हैं जिस दौर में वो सिंगर पैदा हुए हैं जो आज एक आदर्श की भूमिका में हैं। आप हैं उसमें, नाम प्रीतम भरतवाण है, नंदलाल भारती हैं। तो सर थोड़ा आगे बढ़ाते हुए सिलसिले को, मैं प्रीतम जी की भी बात करना चाहूँगा। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि प्रीतम को जागर सम्राट हैं, हमारे पद्मश्री हैं, वो हमारे गौरव की बात है, गौरव की बात है हमारे लिए एकदम सर। तो सर मैं ये जानना चाहूँगा कि क्या प्रीतम दा के साथ भी कभी वक्त गुजरा या फिर उनको लेकर के आपकी क्या राय है? हाँ देखिए, एक दो बार ऐसे विरल ही मुलाकात हुई है उनसे। और क्योंकि जिस दिन उन्हें पद्मश्री से नवाजा गया यहाँ पे, जो उस दिन मेरी लड़की और जो अनिल है आज जो म्यूज़िक कर रहे हैं स्टूडियो में, ये दोनों उनको बधाई देने गए। मैं तो नहीं जा पाई, मैं चंडीगढ़ रिकॉर्डिंग में था। तो ये मैंने कहा बेटा तुम चले जाओ वहाँ पे, तो ये गए वहाँ बधाई देने। तो उन्होंने बहुत ही मान सम्मान से इनको भी, जब पता चला उन्हें कि रतियानंद पवार के बच्चे हैं, तो उनको बहुत ही आदर सम्मान दिया, और जिनके हमारे पुख्ता सबूत भी हैं हमारे पास। तो मतलब उन्होंने बड़े आदर से जो बिल्कुल रिसीव किया है। और तो उनके साथ मेरी एक दो बार ही मुलाकात हुई ऐसे, या तो एज ए प्रोग्राम में। एक बार रिकॉर्डिंग स्टूडियो हुआ करता था देहरादून में, आरसी विजन कन्वेंट रोड पे, ये जो देहरादून में।
तो वहाँ पे हमारी मुलाकात हुई, मेरी रिकॉर्डिंग हो रही थी, वो प्रोग्राम से कहीं सारे तो वहाँ आए। फिर उन्होंने सुना कोई जौनसारी है रतियानंद पवार की, जब हम दिल्ली में थे मिल नहीं पाए, लेकिन उन्हें पता चल गया था कि कोई है या भी जो जौनसर से नया लड़का निकला हुआ है। तो फिर वहाँ हमारी मुलाकात हुई। फिर मुलाकात हुई तो चर्चा चल पड़ी इस गीत के बेजोड़, तो उन्होंने बड़ी प्रशंसा करी एक जौनसारी की। कहते हैं कि मैं बहुत पसंद करता हूँ जौनसारी, जो आपकी एक तो यूनिफॉर्म जो हमारा ये घाघरा ढांटू और जो हमारा ये मतलब महिला का पहनावा रहता है, तो ये बहुत उन्होंने बड़ी प्रशंसा करी है। और साथ में थोड़ी प्रतिक्रिया भी जरूर दी है कि लुप्त सा की कगार में जैसे हो रहा है, तो मैं आपको कहूँगा कि आप इसको बरकरार रखिए। एक उनका ये तो मतलब बहुत उनसे प्रेम रहा उनके साथ। सर मंगला रावत जी के साथ आपने काफ़ी गाने गाए और उन्होंने पहाड़ में काफ़ी गाने गाए हैं। काफ़ी गाने। मंगला जी अब नज़र नहीं आती हैं, तो सर कैसा अनुभव रहा उनके साथ? और क्या, मेरे ख्याल से उनका स्वास्थ्य बीच में बिगड़ा हुआ था, मुझे ज़्यादा जानकारी है नहीं, लेकिन क्या कोई मिलना उसके बाद हुआ, या फिर मंगला जी के साथ कैसा अनुभव रहा आपका? देखिए, एक बहुत बड़ा नाम था, अब होगा भी या नहीं है, अब आज उनका स्वास्थ्य खराब था, इतना तो जानकारी है। बहुत उनके साथ ऐसा लगता था, जब हम गाए उनके साथ, तो ऐसा लगता था जैसे मैंने मतलब अपने जीवन में परिपूर्ण हासिल कर लिया है। उनके अंदर वो गायकी तो कमाल की थी ही, लेकिन वो इंसान इतनी अच्छी थी कि वो बिल्कुल आपको जो है जीरो से बिल्कुल ऊपर हीरो वाली बात हो जाती थी। कि मैं बहुत नर्वस हो गया था पहली बार जब रिकॉर्डिंग उनके साथ हो रही थी, तो इतनी तक नौबत आ गई थी कि मेरे साथ एक घटना हुई है वहाँ पे, मैं आपको सुनाऊँ कि मैं इसमें मैं घबरा गया बहुत ज़्यादा। जब वो सारे म्यूज़िक वाले आए, एक तबला वाले आए, मैंने तो देखा ही नहीं था, गांव का हिसाब था, तो मतलब अब बकरी भेड़ वगैरह के साथ क्या देखना था। लेकिन जब मैं वहाँ पहुँचा तो मैंने वो सिस्टम देखा कि अभी फ्लूट वाला ऐसी फ्लूट बजती, हम तो ऐसे वाली बजाते थे। अब जब मैंने वो वाली देखी तो उनके पास बड़ा बंडल सा बना रहता था, और मैंने वो देखा, मेरे लिए तो नई बात थी। और फिर एक वीणा वाले देखे, गिटारिस्ट देखा, और वो क्या बोल मेडोलिन वाले देखे। और खैर फिर जब उनकी मंडली बैठी तो मैं आपको सच बताऊं कि मेरे पसीने छूट गए। मैं हट के वहाँ से पीछे बैठ करके इस प्रकार से बैठ गया। मैंने कहा, मैंने मन बना लिया नहीं रिकॉर्ड करूँगा। तो अब देखो, गुणी व्यक्ति होते हैं। वीरेंद्र नेगी जी को लग गया था, मंगला जी को लग गया था। मंगला जी आकर के मेरे पास बैठ गई, कहने लगी भैया आप दिल्ली में आ रहे, कैसा लग रहा है? मैंने बोला बहुत अच्छा लग रहा है। कि नहीं वो तो सब ठीक है, आप बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन मुझे ये आपको सामने कूलर एसी तो नहीं है, तो कूलर हुआ चलते, कूलर चल रहा है, मुझे पसीने आ रहे हैं, तो बता रहे कि आपको गर्मी ज़्यादा लग रही है, क्या चक्कर हो रहा है? अब बताओ। तो मतलब कितनी मतलब एक महान व्यक्तित्व की इंसान थी वो। तो उन्होंने मुझे पढ़ लिया था कि घबरा गया है, और अगर मैं नहीं भी रिकॉर्ड हो जाता तब भी जगत राम वर्मा जी थे, वो तो रिकॉर्ड कर लेते गाने, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन उन्होंने कहा मुझे कि बड़े प्यार से पूछा कि आपका नाम, मैंने अपना नाम बताया, रतियानंद पवार मेरा नाम है, तो आप रिकॉर्डिंग के लिए आ रखे या फिर घूमने आ रखे हैं? मैंने कहा आया तो रिकॉर्डिंग के लिए था, तो फिर आप का क्या ख्याल है? मैंने कहा दीदी मैं रिकॉर्डिंग नहीं करूँगा। बोले क्यों? मैंने कहा नहीं मेरा मूड नहीं है, ये वर्मा जी गा लेंगे गाने सब। अच्छा ऐसा क्यों है? मैंने कहा नहीं। हाँ चलो ठीक है, हमने भी डिसाइड कर दिया है कि आपका रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे, ठीक है कोई बात नहीं। उन्होंने जाकर नेगी जी को बोल दिया, वीरेंद्र नेगी जी को। तो ये लड़का घबरा गया है। अब आपको बताया नेगी जी अब कि बोला इधर आ बैठ, जरिए ना वहाँ क्या कर रहा है? मैं सोफे से उतरा, फिर वहाँ बैठा दिया बीच में। क्या अच्छा तुमने कभी गाना उसमें मंच पे तो गाया होगा? मैंने कहा बिल्कुल। क्या तुम्हारे नहीं कहा पहले कि तुम्हारे पास गाने हैं? मैंने कहा हाँ जी मेरे पास गाने तो है, पर मैं रिकॉर्डिंग नहीं करूँगा। खुले मुंह से बोल दिया कि मैं नहीं करूँगा रिकॉर्डिंग। हाँ तो तुम्हें रिकॉर्ड कौन कर रहा है? लेकिन ये इतना पूछ रहे हैं आपसे कि कभी आपने मंच पे गाया? मैंने कहा हाँ रामलीला हुआ करती तो मैंने माइक के सामने गाया हमारा। तो एक काम करते हैं ना क्या कि थोड़ा सा जरा हमें सुना दो, जैसे आप मंच पे समझो आपको रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं, सुनाओ जरा। वो सारे बैठे, तो उन्होंने इशारा कर दिया कि थोड़ा बजा लेना जैसा होता है। मैंने बताया, गाना गा दिया।
वो गाना था नाश कमाई का रौख पानी। मैंने गाना गा दिया, अब मैंने खुले दिल से गा दिया कि रिकॉर्ड तो हो नहीं रहा। अब ठीक है, मेरी बात उन्होंने मान ली, मेरी बात रख ली, मैंने गा दिया गाना। तो उन्होंने बोल दिया कि एक काम करते हैं ना, क्या जी हाँ, कि जो कैबिन बना हुआ है जैसे वहाँ से गाओ जरा, रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं लेकिन जैसा आप गा रहे हैं ना ये वाला, ऐसा ही गाना वहाँ से। मैंने कहा तो मैं गा दूंगा कि जाओ। अब उन्होंने इशारा कर दिया कि ट्रैक ले लो। कब ट्रैक ले लिया मुझे पता ही नहीं चला। फिर मैंने जब कहा हाँ आ जाओ, इधर आ जाओ, अब मैंने फोड़ता सा गा दिया जैसे जंगल में अनकंट्रोल, जैसे मैंने गा दिया भाई कि मैं आया वहाँ पे, बाहर निकला, कहने लगे इधर आओ, क्या वहाँ बुला दिया। वो एक सागर रिकॉर्डिस्ट है दिल्ली में, नाम सुना होगा आपने जी, हाँ जी, उन्होंने रिकॉर्ड किया और वो इतने अच्छे, उस मेरे सामने तो बिल्कुल मतलब जो तब छोटे ही थे, वो कहा कि सागर चलाना जरा नेगी जी ने और चला, मैं हूँ। मैंने कहा ये किसने? बोले ये आप ही हैं। मैंने कहा मुझे रिकॉर्ड कर दिया। तो वो क्या आप ये सोच रहे थे कि ऐसे चले जाएंगे? नेगी जी, तो ये महानता होती है, ये महानता थी उनकी। देखो ना किस प्रकार से मुझे तैयार करा। ये चीज़ है, अब घबराहट को तो कोई दूर नहीं कर सकता। सही बात और है। उन्होंने इस प्रकार से खेला तो मंगला जी की वो बात, वो खासियत थी उनका उनकी। मेरे लिए बड़ा जोर था इस विषय में कि इसको रिकॉर्ड करना है। नहीं, बहुत बढ़िया। तो ये चीज़ है। सर ये गाना तो आपने वहाँ, अब तो खैर वो नया दौर था, हाँ जी, हाँ उस जी। टाइम पे अपने एक नया लड़का जो है अपने गांव से निकल करके इतने बड़े शहर में गया है, तो वो चीज़ें थी। सर ये जो गाना आपने बात की, नशे पे आपने शायद ये गाना गाया था, हाँ जी, हाँ जी, तो सर उसकी 2 लाइनें और उसके बाद आगे बढ़ेंगे कोई प्लीज। बात नहीं, जी बिल्कुल। हाँ, तो इस गीत को मैं गाऊंगा जिस गीत के विषय में चर्चा हुई। हाँ जी, हाँ। तो ये सर ऐसा था, मैंने नशाबंदी पे बनाया था। मोइना कौसी की चुगली सुनी, मुखे ना उपशिका दी थी, ये जी बाता गीतों दी लाई मुई, आखी देखी आप बीती। सच्चाई पे, सत्य घटना पर आधारित है। मालिक को सदा सुरामा चा जोरू भी लगी पींदी, मालिक को सदा सुरामा चा जोरू भी लगी पींदी, नांगे मुंडे झूमदी पौड़ी डर दी ना बेजतींदी, नांगे मुंडे झूमदी पौड़ी डर दी ना बेजतींदी, जब बोशिबे थाल मालिया तबला ओली हिंदी, जब बोशिबे थाल मालिया तबला ओली हिंदी, नाश कमाई को राखो बाणी, भाइयों छोड़िया सुरा लाणी, नाश कमाई को राखो बाणी। क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर। सर अब थोड़ा सा जौनसार बावर पे आते हैं। जैसे कि मुझे पता है कि आप बावर क्षेत्र से हाँ आते जी, हाँ हैं। जी, जी। सबसे पहले सर ये थोड़ा सा अगर आपको जानकारी हो तो जौनसार बावर जो क्षेत्र है, हाँ जी, हाँ जी। हम दोनों का नाम साथ में लेते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। दोनों में डिफरेंसेस क्या हैं, संस्कृति कैसी है, और क्या आपको नजर आता है एक बावरी होने के लिहाज से? बिल्कुल जी, आपने बहुत अच्छा एक सवाल किया है। शायद मैं अगर पूरा नहीं उतर पाऊंगा जवाब देने में तो माफ़ी चाहूँगा, लेकिन जहाँ तक मेरी जहन में है, मेरी नज़र में है, क्योंकि जौनसार एक निचला हिस्सा है, हमारे कालसी से ऊपर का लगता हुआ क्षेत्र है, और ये जाकर के चक्राता तक सीमित रहता है। वहाँ से आगे का जो क्षेत्र आता है वो बावर आ जाता है, और जहाँ के मौलिकता जो मूल जो एक इष्ट देवता है महासु महाराज जी हैं, तो वहाँ से फिर जो है ये बावर क्षेत्र आता है। तो बावर क्षेत्र और जौनसार क्षेत्र ये दोनों एक हम ये कहेंगे जैसे 2 भाई हैं, है ना। तो अब इन क्षेत्रों में बोली का बड़ा एक अंतर है, और खान पान में भी शायद हल्का फुल्का अंतर रहा होगा, लेकिन जब इसका संबंध एक रिश्ते से हुआ, या रिश्ता जैसे हाँ जी बिल्कुल हो गया, तो फिर पता चलता है कि हमारा खान पान तो एक जैसा ही है, ज़्यादा भिन्नता नहीं है, लेकिन बोली भाषा में काफ़ी भिन्नता है हमारी। तो वैसे
फिर जो एक गायन क्षेत्र का मामला आता है, तो इनका जो जैसे पैटर्न जिसे कहते हैं, एक जब हम समूह में गाते हैं, आंगन में जो गीत गाते हैं, तो इनका चलने का भी कुछ अलग वो है, क्या कहते हैं, तरीका अलग है। हमारा वो थोड़ा अलग है। भाषा में बहुत ज़्यादा भिन्नता है। हमारी थोड़ी बावरी भाषा है और इनकी जौनसारी भाषा है। तो इसमें थोड़ा डिफ़िकल्टी ये है कि जो जौनसारी गीत है वो आसानी से बड़े मीठे हैं। मैं आपको खुले से बताऊं, बावरी जो गीत हैं वो थोड़े तीखे जैसे हैं। उन शब्दों का बैठा पाना बहुत मुश्किल काम है। उन शब्दों का, मैं खुद एक बावरी एक कलाकार हूँ, तो मतलब मैं ज़्यादा जौनसारी भाषाओं में मैंने गीत लिखे हैं, क्योंकि उस भाषा को हमारे बावर में भी बहुत पसंद किया जाता है और बावर की भाषा को जौनसार में बहुत ज़्यादा, तो हमारा ये बिल्कुल जो है मिश्रण रहता है गीतों में। सर क्योंकि आपको दोनों भाषाएं आती जी, हैं, जी। तो मेरी ऑडियंस के लिए आप बावरी में अगर गाना अगर आपको कोई याद हो तो बावरी भाषा में और एक जौनसारी भाषा में, या फिर दोनों भाषाओं में कुछ ना कुछ आप हमें सुनाइए, या सुनाइए या फिर बोल के बताइए, जैसे आपको जमे। हाँ जी, हाँ जी। देखिए, ये जो मैंने आपको अभी गाना सुनाया था पहले, ये छोड़ साशरी तुम्हें, बिल्कुल बावरी भाषा में था। ओके, ये बिल्कुल बावरी भाषा का गाना था। उसमें जौनसारी का कुछ भी शब्द नहीं है। एक दूसरा भाभी चाली, तो कोलारू हाँ बिचाला कुलाड़ा, तो ये मेरे पूरे बावरी भाषा का एक वो है, क्या कहते हैं, मैंने प्रारूप दिया इसमें। और अब हमने माइत प्यारो गाया तो जौनसारी भाषा का था। ओके, जी जी बिल्कुल। ओके। अब फिर इसके बाद हमारा सारा जौनसारी और बावरी का एक मिश्रण रहा है गीतों में। लेखनी का बड़ा ध्यान रखा गया शब्दों का, कि बावरी भी अछूता ना रह जाए और जौनसार भी ना छूटे। ये रहा है। सही है सर। ये भाषा का डिफरेंस समझने के लिए आप 2-3 शब्द हमें बताइए कि जो जौनसारी में कैसे बोले जाते हैं और बावरी में कैसे बोले जाते हैं, ताकि हमें एक आइडिया लगे। बिल्कुल बिल्कुल। जौनसार में अगर हम कहें कि जैसे हिंदी में कहें कहाँ जा रहे हैं, तो वो बोलते कोकी जाहिर है जौनसारी में। हाँ जी, कोकी जाहिर है। अच्छा, हम बावरी में कहते हैं कोई गिलागनौशी। काफी डिफिकल्ट है बहुत, मतलब हम बावरी में कहते कोई गिलागनौशी। तो मतलब अगर कोके जाएं और कोई गिलागनौशी, तो फर्क तो है ना सर। बहुत मतलब वो क्या बोलते हैं, डिफरेंस है। हाँ जी सर। जब हम जौनसार बावर की बात कर रहे हैं, एक जौनसार बावर के अंदर के फ़र्क तो हमने जान ली है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो बड़ी समान है, जैसे हारुल है। हाँ जी, हाँ जी। और कई परंपराएं जो हैं आप लोगों की समान हैं। मेरे ख्याल से महासूब बावर में भी पूजे जाते हैं और यहाँ भी पूजे जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर, ये सोमेश्वर जो देवता हैं, सोमेश्वर कहाँ के ईस्ट हैं, अगर आपको जानकारी हो तो उसकी। सर मुझे ज़्यादा जानकारी तो नहीं है, लेकिन फिर भी मतलब मैं बता दूं आपको, एक जो आपके उत्तरकाशी वाला जो क्षेत्र है, जी जी जी, तो मोरी से लगता हुआ है वो जी। मोरी से अनोल तक तो हमारा बावरी और जौनसारी आ गया। वहाँ से ऊपर का जो क्षेत्र है, फिर ऊपर के मेरे ख्याल से वो एक मैं प्रोग्राम भी किया था मैंने वहाँ पे, एक कोट गाँव है वहाँ पे, वहाँ मैंने सोमेश्वर महाराज देखे थे। अब पता नहीं वो वहीं के मूल देवता हैं या फिर मतलब मूल रूप से मुझे खास पता नहीं, लेकिन मैंने सोमेश्वर महाराज को वहाँ उस तरफ ज़्यादा उनका प्रभुत्व दिखता है। जी, जी। वो आपने सही कहा। सर, जब हम परंपराओं की बात कर रहे हैं और आप गायन क्षेत्र में हैं, सबसे पहले तो क्योंकि हम परसों हमने हारुल पे ही एक वीडियो बनाया, हारुल के बारे में हमने बताया, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि एक जो उस पुरोधा हैं जिन्होंने हारुल गाए भी हैं और गाया हुआ है, सर हारुल का मतलब समझाइए कि हारुल एग्जैक्टली होते क्या हैं, और फिर हम आपसे एक मुगलों का हारुल आपने गाया हुआ है, अगर आपको याद होगा तो वो सुनना चाहेंगे। देखिए सर, आपने हारुल के विषय में बात करी है, तो देखिए हारुल जो है, हारुल एक सर, हम आज के जो कलाकार चाहे कोई भी है, जौनसार का बावर का जो कोई भी कलाकार है, मैं बिल्कुल एक चैलेंज के साथ कहता हूं कि हारुल को लिए कोई ये नहीं बोल सकता कि मेरा है। ये एक पुराना गहना, पुराना गाना। पिताजी कहा करते थे, मेरे पिताजी मेरे गुरु भी रहे हैं और मतलब उनके ही सानिध्य में मेरे सब कुछ जो है, तो पिताजी कहते थे कि जो पुराना गाना है वो पुराना गहने जैसा है। पुराना गहना कितना पुराना क्यों ना चला जाएगा, उसकी चमक वैल्यू इतनी बढ़ते चले, वैसा पुराना गाना है। हारुल को बनाने वाले हम कोई नहीं होते हैं, बना रहे हैं। मैं भी कहूँगा कि मैं भी गीतकार हूँ, मैं भी लिखता हूँ हारुल, लेकिन मेरी ये गुस्ताखी नहीं है कि मैं इसमें ये बता सकूं कि हारुल मेरी है। हारुल किसी की नहीं है, ये एक पारंपरिक है,
जी। और जिन्होंने बनाई है वो बहुत महान लेखक बोलें या फिर मतलब गायक थे और जानकार थे, वो प्रोधा थे इस चीज़ के, ज्ञाता थे। तो हारुल एक ऐसी चीज़ हुआ करती सर कि पहले पिताजी कहा करते थे कि जब युद्ध होता था ना, पहले लड़ाई जब लड़ी जाती थी, तो हमारे यहाँ एक शस्त्र है डांगरा जिसे बोलते हैं, फरसा जैसा है वो, तो उसके माध्यम से लड़ने जाया करते थे, क्योंकि फिर पता नहीं चलता था कि हम जिंदा वापस भी आते हैं या नहीं आते हैं। तो अपना ताना बाना पहन करके जब लड़ने जाते थे तो आंगन जो होता था उसमें महिलाओं के साथ सामूहिक वो सारे युवा मर्द लोग जो है मतलब वो हारुल गाते थे। ओके। वो हारुल गा के जाते थे। हारुल का मतलब एक हांकना जैसा मतलब शब्द है कि हारुल अपने आप में एक ऐसा शब्द है कि मतलब हारुल जो है हो गया मतलब कि आगाज है ये कि हारुल गा दिया है तो मतलब जाना है। इसमें एक वीर रस था। हारुल को विशेषकर तो वीर रस दिया गया है। फिर तो कई उसमें हैं हारुल जैसे घटनाओं पर भी हारुल बनाई जा रही है। हाँ जी। तो हारुल जो है इसमें मैं कहूँगा कि जौनसार में एक अलग अलग शब्द हैं जी। हारुल हमारे यहाँ कहते हैं कि केरी मोड़ाई, जिसमें प्रारंभिकता महासु महाराज से होती है। चारे गाना महासु चारियो भाई, मतलब इनको जो ना सबसे पहले प्राथमिकता दी जाती है। इनका नाम सबसे पहले जो ना स्मरण किया जाता है, याद किया, उनको पहले जोड़ा जाता है। फिर हमारे एक चूड़ेश्वर महाराज जी हैं, बिजट महाराज, उनको बोला जाता है। फिर हाटेश्वरी माता हिमाचल में है, हाटकोटी, वहाँ पे दुर्गा माता है, उनका भी नाम। उसके बाद घटना जो है मतलब आगे उसकी बात की हाँ जी बिल्कुल जो है प्लेटफॉर्म पे लाई जाती थी। तो जौनसार में कहा जाता है खेली मोड़ाई। ओके। उनका भी जो शब्द है वो भी हम नकार नहीं सकते हैं। वो तो कहते खेली मोड़ाई मतलब पहलवानी खेल रहे हैं, ऐसा है। हमारे यहाँ है केरी मोड़ाई। केरी मोड़ाई, हाँ हमारे यहाँ केरी मोड़ाई गाया जाता है और उनके वहाँ है खेली मोड़ाई। तो उनका तो एक मतलब बहुत ज्यादा एक मतलब पारदर्शिता पर शब्द आ जाता है कि भाई खेली मोड़ाई सब समझ लेते, लेकिन जो केरी मोड़ाई है यहाँ पर सवाल है। केरी मोड़ाई एक सिरमौर का शब्द है, मतलब किसकी पहलवानी तो है पर है किसकी, तो केरी, तो ये शब्द है सर। हारुल में केरी मोड़ाई का अर्थ ये है। और हारुल एक अपने आप में ऐसा हुआ है कि मैंने भी मुंगल की हारुल गाई है। जी मैंने गाई है वो वाली हारुल। तो उसमें जो शब्द है तो वो जो है हमारे बने हुए नहीं हैं, वो बना रखे हैं किसी बहुत परंपराओं से बिल्कुल परंपराओं से चले हैं जी। हमारे जो बुजुर्ग आदर्श जो रहे उन्होंने बनाई। हाँ जी गाँव। सर मुगलों का हारुल आप सुनना चाहेंगे प्लीज? जी बिल्कुल, कोई बात नहीं। तो सर ये ऐसा था, मैंने दिल्ली से रिकॉर्ड हुआ था ये जी। मोड़ाए मोड़ रे मोड़ाइए रे केरी मोड़ाए मोड़ रे मोड़ाइए रे केरी मोड़ाए चारे गायने मासूरे चारियो भाई चारे गायने मासूरे चारियो भाई देव गायना बिजटोरे चूड़ीरी थाए देव गायना बिजटोरे चूड़ीरी थाए हाटो गायनी कोटियारी दुर्गा माए हाटो गायनी कोटियारी दुर्गा। ये तो था एक देवताओं का वर्णन है ना सर। तो इसके आगे जो हारुल होती है वो थी दुर्गा माए दूनी रो पाटेंदा मुंगलो आए दूनी रो पाटेंदा मुंगलो। फिर उसका वर्णन किया जा रहा है कि जब मुगल कभी पौंटा जो एक हिमाचल में विकासनगर के सामने ही जो एक वो क्षेत्र है, उस हिमाचल क्षेत्र में उसका पड़ाव पड़ गया था। तो उसका जो मतलब क्या बोल खौफ है वो पूरे जौनसार में हो गया। वो कब्जा के लिए था, कब्जिक वो एरिया आ गया था जौनसार का। तो ये वर्णन एक नंतराम नेगी हैं। तो वो हमारे जौनसार में गांव है मले था, तो वहाँ पे युद्धवीर नेगी जानते होंगे आप, उनका ही गांव है और उनके ही परिवार से वो शख्स था
क्या बात। युद्धवीर नेगी जी के जो कैमरामैन है हमारे, बहुत हाँ जी बिल्कुल। तो ये उनके ही गांव की घटना है और उनके ही कोई दादा परदादा थे वो, तो उनका वर्णन है उसमें क्या गया। फिर है मुंगलो आए आया बोलो मुंगलो रे बोता की, थोड़ा आया बोलो मुंगलो रे बोता की, थोड़ा नो तो लाखो मुंगलो रे 6 लाखो, घोड़ा नो तो लाखो मुंगलो रे 6 लाखो। मतलब 9 लाख मुंगल है 6 लाख, एक मतलब क्या अनुमानित एक जो हाँ इतना था, मतलब वो था तो कितना था नहीं पता। उन्होंने क्या गया कि ऐसा था, घोड़ा आया बोलो मुंगलो रे लासोरी, लासो आया बोलो मुंगलो रे लासोरी, लासो आदे मीखे ओनटा पाना घोड़े खे घासो। मतलब इतना आ गया कि ना इंसान को अनाज मिल रहा है ना मतलब घास मिल रहा है, तो एक ऐसा वो वर्णन हाँ किया जी गया वर्णन है। किया गया था। हाँ जी हाँ जी। फिर जो है इसमें ऐसा किया गया कि काउशी बॉयजार, कालसी जो बाजार हैं उसका जी। वर्णन किया गया है। काउशी बॉयजारो दे रे फिर दे घूमो आया, गोजो गोजो माटी उड़ो घोड़े रे सूमा। मतलब इतने गज गज जब घोड़े चल रहे थे तो मिट्टी छलांगे उड़ती ऐसे है। मार रहे थे कि मतलब वर्णन किया गया है। तो वीर रस दिखा। हाँ वीर रस दिखाया। फिर जो है एक उस रानी का वर्णन किया गया है। फिर उस रानी ने देखा, मोरिया बाठू रानिये रे पाओटो हेरो, मोरिया बाठू रानिये रे पाओटो हेरो, खाई पाई में दूणो पाओटेरी सुनेरो। उसका एक मतलब बहुत प्रिय एक जगह थी वो, क्षेत्र। जो मुगल ने खा दिया कि वो अपना मतलब दुख व्यक्त कर रही है कि खा दिया ये। फिर एक राजा के माध्यम से एक संदेश दिया जाता है, सेरो दाई बाशो गुगती रे दोइनिके, राये दाई बाशो गुगती रे दोइनिके, राये ऐसा भी कोई खुशियाँ दो मुगलो फे। मतलब ऐसा कोई है मेरे मुल्क में जो इस मुगल को भगा दे। फिर ये रो लागी बोल दी रे राजारी, बेगी ऐसे जोगा खुशियाँ मोलोतिया नेगी। उनका फिर वहां पर वर्णन किया जाता है और कहा फिर ये जाता है कि उस वीर ने उस राजा का शरीर ले आया था। खैर बीच में उससे भी बेचारे को मतलब शहीद हो गए। मतलब देखो फिर कहाँ, लेकिन भगत फिर उनको ये हो गया कि जब राजा ही नहीं रहा, ये जब एक ऐसा शख्स है तो और कितने होंगे। तो ये मतलब बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जैसे आपने कहा कि वीर रस प्रधानता से उसमें होता है, तो ये हमने हारुल की बात की। सर जब थोड़ा सा जौनसार को जब हम जाते हैं तो जैसे पहाड़ में गढ़वाल कुमाऊं में भी आप जाते हैं, वहाँ भी गायन की अलग अलग विधाएं हैं। जी जी। आपका न्योली भी होता है, आपके झुमेलो खेला जाता है। इसी तरह जब जौनसार की बात आती है या फिर आपके बावर की बात आती है तो यहाँ एक जंगू नाम से मैं कुछ देख रहा था कि एक गायन विधा है। सर इस बारे में क्या जंगू है, क्या एग्जैक्टली है? हाँ जी जी। देखिए आपने मेरा जो सबसे प्रिय एक लोक गीत बोलेंगे या फिर लोक एक लयबद्ध गीत किया गया है इसे, ये एक ऐसा है कि जब उस जमाने में ना तो कोई पत्र व्यवहार होता था और मतलब पुरानी बात है कोई, तो सर ये आर और पार वाली बात प्रतिस्पर्धा थी हुआ करती थी। एक ये कई विधाओं में आता है। एक तो प्रतिस्पर्धा थी कि इधर लड़के हैं उधर लड़कियां हैं, तो एक प्रतिस्पर्धा थी। और एक फिर मतलब ये किसी अगर कोई संदेश देना हो तो जंगों के माध्यम से दिया जाता था। ओके ऐसा था। लेकिन विशेषकर तो इसमें जहाँ तक मुझे है मतलब ये 90% जो है कि मतलब प्रतिस्पर्धा का एक वो था, मूल आधार है ये जंगू। जी जी। तो जंगू सर हमारे यहाँ एक जिसको मैंने भी प्रतिस्पर्धा खुद खेली है। क्या बात है। बल्कि मैं एक घटना बताऊं आपको, हम कहीं शादी में गए थे। प्लीज। हाँ जी जी। तो मैं उस घटना को अभी भी मुझे याद है। हम एक जगह शादी में गए थे, तो हमारे यहाँ के रिवाज है सर
कि जैसे हम शादी में चले जाते हैं तो दूसरे दिन, शादी के दूसरे दिन जब जी। सुबह हो जाती है तो बाराती उतने वहाँ नहीं रहते हैं, वो आ जाते हैं वहाँ पर। जो 2-4 लोग रहते हैं लड़की के साथ, जो है जिसके दुनौज बोलते हैं हमारे यहाँ, जी। तो उसके साथ उन लोग को आना होता है। तो हम निकल गए वहाँ से। अब बताओ कितने बजे निकल गए? हम निकल गए 9 बजे वहाँ से निकल गए। तो वहाँ की उस गाँव की जो लड़कियाँ हैं उन्होंने जंगू के माध्यम से हमें रोक दिया। हम इधर हो गए, खड़आर और खड़पार थी उस धार में काफ़ी दूर। तो मतलब मैं बताऊं कि कम से कम 5 किलोमीटर का दायरा होगा या क्या बात है। 6 किलोमीटर का दायरा होगा, इतने दूर आर पार। तो वो वहां से हमको, अब फिर हमारे अंदर भी वो खून खोल गया कि जवाब देना था। तो सवाल जवाब में आप यकीन नहीं करेंगे, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं, शाम के 7 बज गए। क्या बात है। और दिसंबर की बात है, शाम के 7 बज गए। अब और होता क्या था, जैसे हम चलने जाओ तो वहां से कसमें दिया करती थी कि यहाँ से आगे बढ़ोगे। तो सर मैं इस घटना को फिर भी कभी नहीं भूल सकता। फिर हमको कहाँ जाना था, फिर वापस हो गए। जाना घर था लेकिन वापस हो गए उस गांव में। तो हमने उन लड़कियों से बोल दिया कि देखो ऐसा है। अब हम बड़ी बेइज्जती महसूस कर रहे थे कि वापस आ गए कैसे, किस मुंह से अब उस घर में जाएं यहाँ से निकल जहाँ से निकल गए हम। तो वहाँ पे फिर उन लड़कियों ने ये बोला प्लीज हमको मत बोलना कि आप हमारी वजह से आए। हमने बोला कि देखो हम बोलेंगे यही। खैर फिर हमारा वहाँ बहुत मान सम्मान हुआ, उनको भी पता चल गया था कि, लेकिन ऐसी भी एक जंगू चीज़ एक थी। तो सर मैं एक इसके विषय में आपको बता दूं। Please, जी sir. जी गा करके देखिए, एक प्रेमी अपनी एक प्रेमिका को क्या संदेश दे रहा है। जैसे ये आजकल का जो मौसम है सर्दियों में, जी। तो छानी नहीं, अभी छानी बोलते हैं। होती थी, हाँ। छानियों में भेड़ बकरियां चली जाती जी थी। जी जी। तो इतना कष्टदायी रहता था ये ना कि सुबह सुबह पत्तियों के लिए जाना। और अब मैं 2 की बात करूंगा। जी। वो प्रेमी और प्रेमिका की मैं व्यथा बता रहा हूँ। अब उसको तो जाना पड़ता था सुबह सुबह घास के लिए, जैसा होता था। तो एक माध्यम से एक मैं आपको जंगू सुनाता हूँ। एक वो है, क्या कहते हैं, सार है, प्लीज। जी प्लीज प्लीज सर। अब देखिए क्या बोलता है अब जंगू के माध्यम से। बिची गोयो नाणिये हियोंदो बिचा हियोंदोरा काळो तांदू छूटा पुलटा रे मुंदू छूटा छीनना डालो राजीरो जोंगो। अर्थ कि जो हमने कष्ट झेला है, अब जनवरी के बाद जो एक ऐसा माहौल आता है कि मतलब हल्के से ये जो सर्दी धूप चली की जाती है, इसके माध्यम से उसने कहा है कि ये बीत चुका है, कि बीच गो नानी ही होता, मतलब ये सर्दी चली गई है। बीचा ही होता काल, काल तो है कि मतलब बहुत कष्टदायी रहता निकल रहा है। हाँ जी जी। तो बीत गया है, तेरे से जो है घास छूट गया, मेरे से पत्ती छूट गई काटनी, मतलब एक दूसरे ये वो सरदर्द निकल गया हमारा। सरदर्द निकल गया हमारा। हाँ जी हाँ जी। फिर लड़की का जवाब है, बीची गोया सोंगिया हियोंदो। उस लड़की का जवाब जा रहा है, हियोंदो बीचा हियोंदोरा कालो तांदू मुंदू छूटा पुलटा रे डांडे पोड़ा छीनना राड़ो राजीरो। मतलब उसका अर्थ ये रहा कि अब ये तो सब छूट गया है, लेकिन शुरुआत अब वहां हो रही है, अब वहां जाना। तो सर इसमें बड़ी प्रतिस्पर्धा चलती थी, बड़ी प्रतिस्पर्धा, एक दूसरे से संवाद, बेसिकली बहुत ज्यादा संवाद। बल्कि मैं एक घटना और बताऊं, प्लीज। वो मेरी तो नहीं है लेकिन एक सुनी सुनाई घटना है और सत्य घटना पर आधारित है। तो लड़के गांव की उस पार की बकरियों वाली आती थी बकरी चराने, और इधर से लड़के जाते थे, तो उनकी चल पड़ी जो एक प्रतिस्पर्धा। तो उनका मतलब इतना चल पड़ा वो कि उन जो लड़कियों की बकरियां हैं वो धीरे धीरे कम होती चली जा रही थी, क्योंकि जो छोटे छोटे मेमने वो गिद्दड़ वगैरह खा रहे थे। ये अब वो तो उसमें मस्त थी, मस्त हैं। और शाम को देखते तो इतने कम हो गए कि उनके घर वालों को लगा कि हो क्या गया, ये हो क्या रहा। तो उनकी जो माताएं थी वो समझ में आ गया था उनको कि कुछ गड़बड़। तो
उन्होंने कहा कि आज बकरी वाली हम जा रहे हैं। वो तो समझ गई थी लड़कियां कि अब कुछ होगा, तो वो औरतें चली गई, महिलाएं जो थी वो बकरी वाली वो चली गई। अब उन लड़कों ने जैसे, वो तो उनका रोज का था, आना ही था। हाँ, वो सज्जनों की बकरी, वो उन्होंने से शुरू हो गए। उन्होंने कहा कि हाँ ये है राज। फिर उन्होंने नहीं बताया कि महिलाएं हैं, उन्होंने लड़कियों को ही समझा कि वो लड़कियां ही हैं। फिर उन्होंने वो शुरू कर दिया, उन्होंने उनको सारा राज जान लिया। फिर उसके बाद उन लड़कियों की खैर नहीं हुई। फिर वो ऐसे ये भी अच्छा जम्मू तरीका था, ये भी जी अच्छा जी जी तरीका। ऐसा तो था। ये जो जीवन है सर, मतलब खैर हम ये जितना मुझे मजा आ रहा है सुनने में जी, और जी। इसको जीने में उतना उससे ज्यादा हाय, आनंद हाय। आया सर मैंने होगा। खुद जिया है, खुद आप इसी लोगों ने तो- प्रतिस्पर्धा को खेला है। जी जी हाँ जी, हाँ जी। तो सर क्या गंजू अभी भी होता है? जंगू सॉरी यस। अभी सर बिल्कुल जो है, देखो हमारे पास तो अभी ही है, अब कहीं है नहीं है, तो इसमें गलती अभी, लेकिन बहुत कम हो रहा है सर। हाँ जी, हाँ जी, मैं गलती अपनी ही मानता हूँ, क्योंकि हम लोग इसे खुद, मतलब अब तो देखो ऐसा है ना कि अब मैसेज के माध्यम, अभी आज प्रकरण जब आया ना, ये उपकरण जब आया, जी। तो इसके माध्यम से तो सब कुछ खत्म सा हो गया है। एक आपको बताया जब वो प्रेम वाला बल्कि मैं बहुत सुंदर तो ये था, मैं आज खुले, अनिल भी है मेरे सामने बैठे मेरे बच्चे, तो मैं खुला कहता हूँ कि जब ये लड़की की तरफ से जो टेढ़ा मेढ़ा जो लिखा होता था ना, आय हाय, उसमें वो प्रेम झलकता था उसमें जो एक मतलब वो था, वो जो एक वैल्यू होती थी उसकी, और उसमें जो सर जो लेखनी जो होती थी ना, वो टेढ़ी मेढ़ी वाली, ऐसा लगे बल्कि कुछ लेटर मेरे पास पिछले साल तक थे, मैं सच कहता हूँ। क्या बात, अब तो खैर वो उसका सारा ही खत्म हो गया। तो ये जो है सर, मतलब एक ऐसी, एक मतलब ऐसा जीवन जिया है सर, ये वो मोबाइल के ज़माने में संभव नहीं हो सकता। नहीं सर, नहीं हो सकता, क्योंकि वो जो महीनों का इंतज़ार करना, फिर आपका लेटर आता है, फिर उसमें कुछ बातें होती हैं, और वो जो उसका आनंद है वो मोबाइल पूरा कभी नहीं कर सकता। और सबसे बड़ी बात तो सर मैं एक ये बताऊं आपको यहाँ पे, कि जब वो मुझे पूरा पता रहता है कि पोस्ट ऑफिस के माध्यम से तो नहीं जाते थे ये जी, क्योंकि फिर तो खुला हो जाएगा। एक गिने चुने कोई डाकिया होते थे, जिसमें मुझे नेगी जी का गीत याद आ रहा है, वो वाला कि मैं नहीं कर दूं तेरे से बात, चिट्ठी की बोले चिट्ठी की लेनी भेजी। तो ये देखिए ना, उस लड़के की तरफ से मुंड में ठहरी की जो हाथ है, सोची सोची मिनिया बात, बदनामी की डोर नहीं भाई, क्योंकि वो डाकिया पकड़ ले। करेक्ट नेगी जी का मैं बात। तो ये एक देखिए ना उन्होंने कैसे, अब हमारे जो ना एक गुप्त जो डाकिया हुआ करते थे उस जमाने में, तो उनके कितने विश्वास नहीं होते थे। यस, कभी बात बाहर मतलब नहीं। तो सर हम लोग आपने एक ब्रेक से पहले जंगू की बात कर रहे थे, तो जिस तरह से आप जो फील उस समय हुआ था, चिट्ठी पत्रियों का फील था, और जो जिस तरह की प्रतिस्पर्धा आपने बोली वो होती थी। सर जब जौनसार की शादियों की बात आती है, तो एक, अब मुझे नहीं पता ये कितना सच है या कितना झूठ है, कहा जाता है कि जौनसार में शादियों में लड़कियां दहेज लेती हैं। ये कहाँ तक सच है, या फिर दहेज वाली कोई चीज़ होती भी है या नहीं होती है वहाँ पर? लड़कियां दहेज लेती हैं जी जी, मतलब जैसे कि आमतौर पर क्या होता है, लड़के दहेज लेते हैं, या फिर जो लेते होंगे वो दहेज लेते हैं, लेकिन जौनसार में ऐसा कहा जाता है कि लड़कियां दहेज लेती हैं, और एक ये भी कहते हैं कि लड़कियां बारात लेकर आती हैं कई जगहों पर, कई समाज में। क्या कोई जानकारी आपको इसकी है? नहीं, ये शायद गलत खबर है जी जी, जो मैं बिल्कुल दावा के साथ कह सकता हूँ, ऐसा नहीं है। ऐसा ना पहले था ना अब है। देखो माइती वालों ने उस लड़की को क्या दिया, जितनी उनकी क्षमता है, जी जी, ना कोई डिमांड हुआ करती थी ससुराल लड़के की तरफ से, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं बिल्कुल दावे के साथ कहता हूँ, ना जौनसार में ना बावर। जहाँ तक मुझे याद है कि पहाड़ में दहेज तो शायद अब की कुप्रथा है। हाँ बिल्कुल, पहले तो ये प्रथा थी भी नहीं थी। मैं आपको बताऊं, जो मेरी शादी हुई, मेरी शादी तक जब उसके साथ एक तो संदूक जिसे कहते हैं जी, संदूक दिया लकड़ी का, उसमें क्या था मैं आपको सच बताऊं, जिसको पाइता बोलते हैं हमारे यहाँ जी, मूर्ता पाइता जिसे कहते थे, एक थैला होता था, अभी भी उसके पास है, खाकी कलर का उसके पास थैला है, तो थैला पे एक डोरा लगा हुआ है, जैसे नाड़ा लगा हुआ है, तो उसके अंदर एक थाली, कांसा नहीं होता कांसा, जी जी, और एक गिलास, 2 चीजें दी उसके साथ जो है, ये था सच का। बिल्कुल पहले कोई प्रथा थी भी नहीं हमारे पहाड़ में, अब वो कहीं ना कहीं आ गई है, वो अलग चीज, अलग बात है। ये तो एक मैं आपको सच बताऊं, ये तो एक आदमी ने एक
फैशन भी बना दिया है जी। कि जहाँ पे ज़्यादा देख लिया वहाँ रिश्ता कर दिया तो डिमांड रखती है मुझे इतना चाहिए, या लड़की ने भी ऐसा हो रहा होगा, हो रहा है एक्चुअली, लेकिन हो रहा है। पहले ऐसा नहीं होता, पहले ऐसे नहीं था। ये इसका गवाह मैं भी हूँ, मैंने भी चीज़ें देखी हैं। सर हम परंपराओं की बात कर रहे थे, जंगों की हम बात कर रहे थे और बड़ा मज़ेदार सेशन रहा हमारा जंगों वाला। सर एक और आप लोगों के इसमें परंपरा होती है जागड़ा की। आप उसको जागड़ा बोलते हैं या झगड़ा बोलते हैं मुझे नहीं पता, बट एक वो परंपरा होती है। तो सर जागड़ा एग्जैक्टली होता क्या है ये? देखिए सर, वैसे तो इसको जागरा बोलते हैं। ओके। हमारे जो जागरा तो हिंदी का शब्द हो गया, जी, जी, लेकिन हमारे यहाँ जागरा बोलते हैं। जागरा का मतलब तो ये होता है कि किसी देवते के आस्था के प्रति, जैसे हमारे यहाँ जागर लगी हाँ जागर, हम जाग रहे हैं, यानी उसकी रात जागना होता है। जी 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 जी। कि एक रात हमने महाराज के लिए जाग गए हैं, उसे जागरा बोलते हैं। जागरा बोलते मेरे जहाँ तक मेरे जहन में है, जी। क्योंकि फिर वो पूरी पट्टी, जैसे हमारे यहाँ तो खत बोले जाती है ना, आपके यहाँ पट्टी जैसी होती है जी। ना, वो पूरा परगना आ जाता है। जितने लोग उस महाराज को मानते हैं, जितने आस्था से जुड़े हुए हैं, बाहर के लोग भी आते हैं, जैसे हिमाचल के लोग हैं, बाहर के आपके गढ़वाल के लोग हैं, बल्कि अब तो दिल्ली बम्बई बाहर के लोग भी आने लग गए हैं वहाँ पर। जैसे महनौल की बात करूँ तो जागरा होता है ये। ओके। तो उस दिन फिर जो ना जागरण जिसे हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, उस महाराज के प्रति जो जाग रहे होते लोग ना, उसको एक रात जागरा गिफ्ट कर दी, मतलब ये कि जी जी। हाँ सर एक शब्द एक किसी परंपराओं का आता है, छोड़ा आपके यहाँ गाया जाता है। हमारे यहाँ कुमाऊं में अगर आप जाते हैं झोड़ा होता है, आपके यहाँ छोड़ा होता है। छोड़ा छोड़ा क्या है सर ये? सर छोड़ा जो है 2 विधाओं में गाया जाता है। ओके। एक प्रेम प्रसंग, एक घटना पर आधारित। ओके। जैसे कोई किसी की अप्रिय घटना घट गई है जी, अकस्मात मृत्यु हो गई, तो उसके घर में कोई, जैसे आजकल जो चल रहा है ना, ये माघ का महीना हो गया, और इस महीने से पहले अगर पिछले महीने में अगर घटना हो गई, तो अब जो ना हमारे यहाँ एक, मैं उस रीति रिवाज से आपको बिल्कुल मुखातिब कर दूं, रूबरू कर दूं, कि जो हमारे घटना घट गई पिछले महीने यानी दिसंबर, अब जनवरी आ गई, तो जनवरी में पूरे गांव में जो ना शाम शाम को गाना बजाना होता है घर घर में, जिसे मुजरा कहते हैं। लेकिन मुजरा हमारा मौलिक शब्द नहीं है, ये तो एक, आपको पता है मुजरा क्या है, लेकिन मुजरा नहीं है वो, हम कहते थे भीतर के गीत। हाँ, जो अंदर बैठ कर सब बैठे रहते हैं और बीच में फिर डांस कर रहे होते हैं, वही वाला डांस है। पूरे जो ना लोग बैठे हुए होते हैं, बिल्कुल जो ढोलकी और वो क्या कहते हैं बोलते हैं उसको, ढपली, तो उसके साथ जो ना फिर पूरे गांव के लोग बैठते हैं। तो जिस घर में घटना घटी है, सबसे पहले वहां से शुरुआत होगी। ओके। हाँ जी, इस महीने में जब बकरीद होती थी हमारे यहाँ, जब त्योहार होता था, उस दिन से यानी 10-11 जनवरी की आसपास होता है ये, तो उस दिन से शुरुआत हो जाती है उस घर से। क्या बात है। फिर उस घर में लगे, फिर ये जो छोड़े हैं, फिर उसके छोड़े के माध्यम से उनको सांत्वना दी जाएगी कि भाई हो गया जो होता है ना, जैसे जी जी जी। तो ये शुरुआत, गीत की शुरुआत ही तब होगी, पहले ये शुरुआत होगी। और इससे बड़ी बात एक और हुआ करती थी जो हमारे ज़माने में, मतलब जो मैंने देखा है, कि छोड़ा तो चलो अब आज भी है, कोई भी इसको हम भी गाते हैं, युवा भी अभी भी है गा रहे हैं, लेकिन एक चीज़ ऐसी है जो मतलब लुप्त हो गई है, उसे लामण बोलते थे हमारे यहाँ। लामण एक ऐसा शब्द था कि जिसको जब, जैसे बुजुर्ग ही गाता था, जब वो गीत मतलब जब वो गीत गायन का जो माहौल बनता था, तो तब तक कुछ गीत नहीं गाया जाता था, पहले उसको गाया जाना था, उसके माध्यम से उनको सांत्वना दी जानी थी, फिर जो है मतलब उसके बाद शुभारंभ होना था हर चीज़ का। क्या बात है। ये सब परंपरा थी हमारी। सर छोड़ा के जब हम बात कर रहे हैं, तो सर अगर छोड़ा आपने गाया हो या आपको आता हो, 2 लाइनें प्लीज। हाँ बिल्कुल जरूर सर, बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। तो जैसे सर ये वाले क्या बोलते हैं, मैंने आपको बताया घटना पर है जी, मैं दोनों ही विधाओं में सुनाऊंगा। पहले घटना पर सुनाऊंगा मैं। तो जैसे छोड़ा गा दिया, उनके परिवार के लिए सांत्वना दे दी, तो वो ऐसे गाते थे, मोर दो मान छुड़ो ये बोंदो पानी, पानी आगड़े आगड़े जाओ सागे शियाड़िए ये नरुदे, ये भगवाना
जिउरा बीउणी नी बाई खाओ। मतलब ये बोल दिया गया है कि जो मरने वाला है वो पानी की तरह बहता है, वो चला गया। फिर जो यमराज है, मतलब जीवराज जिसे कहते हैं, वो जो ना अपनी अपनी पसंद का जो ना लेकर जाता है ना। फिर कहते हैं ई मोर दो मान छुड़ो ये बोंदो पानी पानी आगड़े आगड़े जाओ मोर दो मान छुड़ो ये मोरी नोयो ई हे भगवाना रीत पाछू से जो डी भाई आओ। मतलब ये एक परिवार के प्रति बोला गया है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि मतलब उसी को मरना था, फिर भी अपनी घटना हो सकती है, इसके लिए हमें तैयार रहना होगा। उसका कब किसका दैवान तो नहीं है, सही बात है ना। फिर इसमें अब जो ना स्पेशल एक उस पुत्र पर दिया गया जिस पर पूरा परिवार निर्भर था, जिसकी यहाँ बड़ी घटना घट जाती है। ये तो एक घटना थी बुजुर्ग की, महिला, ये तो एक आकस्मिक, लेकिन जो ऐसी घटना थी जिनका लेस मात्र एक वारिस था, उस पर लिखा, उस पर जो है मैं एक छोड़ा गाऊंगा। वो ऐसा था, पापी हो त्यारा मेरो ये जिउरा तेरो निटोरू मिलो माँ बुणिए तोरोई मेरी ये कामिड़ा ई हे भगवाना मांगे रोई बेटा के ले भाई बो। मतलब उनकी तैयारी ये थी कि बहू लानी थी, लेकिन वो मांगी भी रह गई। मतलब हमारा तैयारा पूरा कर दिया, बुणी और मेरी कामिड़ा का मतलब हो गया कि हमने शादी की पूरी तैयारी कर रखी थी, लेकिन तूने ऐसा कर दिया कि बहू भी मांगी हुई रह गई है। तो ऐसी घटनाओं पर होता था सर। इसका दूसरा हिस्सा आपने बोला प्रेम प्रसंग पे। हाँ, फिर प्रेम प्रसंग का मैं प्लीज। कई फिर एक अपनी प्रेमिका को पूछ रहा है, देखिए कई फिर अपनी अर्धांगिनी को बोले या प्रेमिका को, उसमें ही आ रहा है ना। और पूछ रहा, कैसे पूछ रहा है, कई फिर प्यारे ये उमेली धुमेली, मतलब माड़ी जैसे कमजोर बोला जाता है। अच्छा, मतलब ऐसे क्यों हो गई है, मतलब तू दुबली पतली माड़ी हमारे हाँ, माड़ी हाँ बोलते हैं आप क्या? जी जी जी। कई फेरी प्यारे ये उमली धुमली कायला ओ गोला ओट्या झोल जो तेरे प्यारे ये मोने कोरोदा ये प्यारे तू बागी मुआ री से बोल, तेरे मन में क्या है मुझे बोल, से बोल, है ना। फिर देखियो क्या बोलती है, ना फिर भाई फिरी भोरा ये उमेली धुमेली भाईला गोगोला ओट्या झोल पेटे जोड़िले मेरे ये होंदे बाजे ये प्यारिया शाशुड़ी बोले ली बाई बोल। मतलब मेरे बच्चे नहीं हो रहे हैं, जिस प्रति मुझे टोका जा रहा है। हाँ, ये जो है मतलब प्रेम प्रसंग में, प्रेम प्रसंग बहुत सुंदर, बहुत खूब। तो ये चीज़ें आपको लोगों को लेजेंड्स जो होते हैं हमारी संस्कृति के, उनसे ही जानने को मिल सकता है। और सर जब इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मैं दो चार चीज़ें और पूछूंगा आपसे। सर एक आपके यहाँ होता है भांड होता है, धुमसू होता है, झेंता होता है और बराज होता है। सर इनमें से जो भी आपको पता हो, बराज क्या होता है, धुमसू, झेंता, और ये किस तरह से ये चीज़ें होती हैं, क्या है ये परंपराएं? देखिए सर, मैंने आपको पहले भी कहा है, कुछ ये जौनसार के हैं, ओके, जो हमारे बावर में मुझे भी नहीं पता है। सच कह रहा हूँ आपको। अब ये भांड क्या है, ये झेंता तो है मुझे जी, कि झेंता एक सामूहिक गायन वाला एक नृत्य है ये, जी। जिसको जो है मतलब बहुत ही एक सजीला नृत्य कह सकते हैं, जौनसार में होता ही है। जी 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 जी। और फिर ये क्या पूछा था आपने? एक है सर धुमसू जी। धुमसू वैसे खासकर तो सर ये भी जौनसार में ही होता है। खासकर तो मुझे नहीं पता, लेकिन इतना जरूर पता है कि जो ये धुमसू है ये एक प्रतिस्पर्धा जैसी है। ओके, जिसमें युवतियाँ
आपस में या मेहमानबाजी होती है ना, जब जी, जैसे जी, जी, वो वाली जी। वो वाला था, एक प्रतिस्पर्धा थी। ओके। जिसे मैं आपको एक आसान तरीके में बता दूं, आपने गाना सुनेगा ओ टू अबे लेना, यस। तो प्रतिस्पर्धा है वो। ओके। जैसे ओ टू अबे लेना, ब्याह ना बगीता आई जाना ए खेलना। जाना, हाँ, खेलना। तो वो लड़की बोलती कि मैं अकेला डरूं, हाँ, तो एक प्रतिस्पर्धा थी। धुमसू का एक ऐसा ही है मेरे ख्याल से, फिर मुझे उसका एक हाँ, रूप मतलब आप कह प्रारूप सकते हैं है। सर। ये तो बात हो गई परंपराओं की, और जिस तरह के गाना बहुत बेहतर ढंग से आपने उन्हें समझाया। सर एक ये मैं सवाल अक्सर पूछता हूँ लोगों से जो जौनसार बावर से आते हैं, रेशमा शाह के सामने भी मैंने ये सवाल रखा और आपसे भी रखना चाहूँगा सर। एक भ्रांति बाहर के लोगों के बीच में है जौनसार बावर को लेकर के। एक ऐसी जगह है जहाँ काला जादू होता है, आपको वशीकरण, आपका वश में कर दिया जाएगा, आपको पता नहीं क्या क्या कर दिया जाएगा। बल्कि मैं आपको बताऊं, एक हमारे जानने वाले नैनबाग के साइड काम करते हैं। अच्छा। तो वो मुझे मिले तो बोलते यार मैं वहाँ काम करता हूँ जहाँ के लोग वैसे वाले होते हैं, अच्छा। काला जादू वाला होते हैं। तो सर मैं ये आपसे भी समझना चाहूँगा, क्योंकि आपने वो दौर भी देखा जब आप दिल्ली हाँ जी, गए, हाँ जी, बिल्कुल। यू नो। अब तो खैर मोबाइल आ गया, अब तो बहुत सारी भ्रांतियाँ दूर हो चुकी हैं और हमने भी कोशिश की है। तो आप बताइए सर कि कितनी सच्चाई है इस दावे में कि काला जादू है, वशीकरण है या नहीं है? मैं आपके सामने एक बात रखना चाहूँगा जिसे आप बखूबी जान पाएंगे। जी सर। जिस मुल्क के राजा महासु महाराज हो जैसे हो, उनसे बड़ा कालू जादा कौन हो सकता है? क्योंकि हमारे आस्था के प्रतीक वही हैं। जी। एक भ्रांति है, बोला जाता है कि तुझे काला जादू किया, लेकिन जहाँ तक जाते जब आदमी डीपली जाता है जी। तो हमारे यहाँ एक पंची होती है, पंची बोलते हैं, जिसे मतलब हमने सब देवता, जैसे अपना कुल देवता का कि जो जिसमें आता ना देवता ना, जैसे वो हमारे माली बोलते पशवा हैं, हमारे यहाँ बोलते हैं उसको। हाँ जी, जिसपे अवतरित हाँ होता है। अवतरित होते हैं, जी। उनको बैठा दिया जाता है। और फिर महासु महाराज के उनके वो वाले डोली जिन पे आती है उनको बैठाए जाते हैं। जी। हमारे यहाँ जब कोई समाधान नहीं होता है फिर वो समाधान देते हैं। और ये काला जादू कुछ नहीं होता है सर हमारे यहाँ नहीं। बाहर तो पता नहीं है भी, लेकिन मैं नहीं मानता। क्योंकि मैं इसलिए नहीं मानता, हमने ये चीजें खुद नहीं करी है। सही बात। हम तो आस्तिक हैं, हम अपने कुलदेवता के प्रति आस्थावान हैं। जो वो बोलते हैं हम वो करते हैं। आज तक हार भी नहीं हुई सर। और जो हमारे महासु महाराज है, जो उन्होंने तर्क बना रखे हैं, भाई उसके वितर्क कोई चला गया है तो फिर काला जादू ही काला जादू है। फिर तो आप अपने लिए नुकसान वो वाली बात है कि सीता अगर वो रेखा के बाहर चलेगी फिर तो रावण ही रावण है। मेरा तो मानना सर ये है। बाकी अगर होता होगा, मैं नकार भी नहीं सकता। अगर हुआ होगा तो सर मेरे ख्याल से जब आप पहाड़ में जाते हैं, उत्तराखंड में कहीं भी जाते हैं, तो हमारे यहाँ तंत्र विद्या तो बहुत पहले से ही रही है। देवी देवताओं को पूजना हमारे संस्कारों में ही है। तो अगर उसको कोई काला जादू अगर कह रहा है तो उसकी गलतफहमी है। लेकिन सर विद्या को हम ठुकरा नहीं सकते। क्योंकि विद्या, आपको पता है कोई भी शुभ मुहूर्त होता है तो हम पंडित जी को सबसे पहले, अपने कुलपुरोहित को, हमारे घर में कोई बड़ी बात है तो हम, या फिर जैसे हम बोलते हैं कि घर में प्रवेश करना हो या वास्तु लगाना हो, तो हम या तो महाराज को या फिर पंडित जी को बुलाते हैं। तो ये तो एक अलग चीज है कि अगर मैंने क्या कहते हैं, अभी आपने कितने प्यार से मुझे अभी चाय पिलाई, अगर मैं जहर मिला दूं इसमें तो वो तो फिर एक वो आपके अंदर की भावना है। वो क्या करता है क्या नहीं करता। करेक्ट। जी बस सर ये बहुत अच्छी बातें हुई हमारी, लेकिन आगे बढ़ने से पहले, क्योंकि मैं अभी और चीज़ें आपसे पूछनी और जाननी है, तो उससे पहले आपका एक गाना आया था जो मैंने बड़ा प्यारा लगा मुझे, साथिणी। देखिए सर, ये एक हर इंसान के जीवन में घटना घटती है जो कि मतलब फिर एक प्रेम प्रसंग वाली बात हो जाती है। तो हर इंसान के ही जीवन में मोड़ आता है एक ऐसा। तो ये वो चीज़ें हैं। प्लीज़ 2 लाइनें इस गाने की। हाँ जी आगे बढ़ेंगे फिर। इसमें एक, वैसे तो सर ये सब चीज़ें काल्पनिक होती है, आपको पता है। इतना सब कुछ नहीं होता, काल्पनिक होती है कि कलाकार की कल्पना होती है कि वो किस चीज़ को मतलब है ना। तो ये मेरी ऐसे काल्पनिक चीज़ें, सब चीज़ें मैंने गाने बनाए हैं। एक सुन्नी गुड्डी के नाम से एक वो गीत है मेरे, जो बहुत जौनसार में अभी भी जो चलते हैं
जो काल्पनिक है, वास्तविक कुछ नहीं है, ये काल्पनिक है, एक नाम दिया जाता है। जैसे आपने आपकी क्या कहते हैं राजुली, जी, राजुली, सरूली, सरूली, जी, ये सब चीजें ऐसी होती, कुछ तो वास्तविक चीजें होती हैं लेकिन कुछ पर उससे काल्पनिक होती कल्पना है, से आप कल्पना उसको से हम बना उसको लेते हैं। कर रहे हैं। यस, हाँ यस, जी, यस। ये वाले थे। तो ये वो वाला उसमें एक ऐसा गीत है जी, जो कैसेट के ज़माने में हुआ करता था हमारे ना। हाँ जी, हाँ जी, ये बस 90 के दशक की सब बातें हैं। जी, जी। तो ये वो वाले गाने हैं। तो इस गीत की 2 लाइनें सर, और उसके बाद अगर आपको याद हो तो हाँ जी, हाँ जी, तो 2 लाइनें सुनते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे इसके। नहीं जरूर, मैं ये बिल्कुल पूरा नहीं होगा तो मैं कुछ तो हाँ, यस, यस, जो आपको याद है, हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि इतना याद रखना मुश्किल होता है, बट जी, जी, जो बिल्कुल, आपको याद हो ये सके। बिल्कुल मीना जी के साथ था हमारा ना। जी, 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 बिल्कुल, मीना जी के तो साथ ऐसा ही है था। आपका। कोथुखे ऋषि साथेणी, कोथुखे दुखी साथेणी मेरे सामिणी, काई आई ना काई मुखड़ी फेरी रे, कोसूरो मेरा बोली दे साथेणी, जबानो खोली दे काई मातिए, नेड़ी आई ना एला साथेणी तेरी रे। क्या बात। मतलब एक उसकी सहेली से बात कर रहा है कि मुझे ये बता कारण क्या जो मुझसे बात नहीं कर रही, क्या कारण है बता। तो सर उसने क्या बताया, हाँ, का बोलूं, क्योंकि पुराने गीत है सर मुझे। जी, जी, प्लीज प्लीज। का बोलूं बोलाऊं साथिया कौशी जबानो, खोलाऊं साथिया मेरी साथणी, ऋषि नाथी असमाता दुखी रे, मतलबिका जुगो जबाना साथ माता, कोई देना तुम सबे, क्या सुखों के साथी हमें जिंदड़ी फूकी रे। उसका मतलब ये था कि हम तो हर जगह तुम्हारे साथ खड़े हो जाते हैं लेकिन तुम मतलब ही भाग जाता है जब एक बहुत खूब, बहुत खूब। एक प्रेम गीत बेसिकली। हाँ, प्रेम गीत था। बिल्कुल। तो सर ये गीत हमने सुन लिया, हाँ जी, इसको हाँ जी। हमने थोड़ा सा उस रिदम को तोड़ने के लिए, हाँ जी। लेकिन अब फिर से मैं उसी टॉपिक पे वापस हाँ जी, आऊँगा जिस पे हम बात कर रहे थे। जब हम जौनसार की बात करते हैं और महासू की बात अक्सर आती है, जी, जी, जी। दो चार चीज़ें जो आउटसाइडर के तौर पे मुझे लगती है कि पूछना चाहिए मुझे। एक सर एक चीज़ जो आपकी परंपराओं की जब हम बात करते हैं, एक लूण लोटा आप लोगों के यहाँ होता है। हाँ जी, हाँ अब जी। मुझे पता नहीं आपको कितना इसके जानकारी है। नहीं, लूण लोटा जो होता है, पहले तो लूण लोटा है क्या और किन परिस्थितियों में ये लूण लोटा किया जाता है? देखिए सर, इसकी मैं आपको बिल्कुल व्याख्या करता हूँ कि ये नून लोटा क्या बोलते हैं, लोटा नून बोलते हैं हमारे यहाँ। ओके। कि होता क्या है, जब कोई बहुत ज़्यादा बात बिगड़ जाती है या भरोसा नहीं रहता है, कि एक पक्ष कहता है कि ये कोई ऐसे है जैसे मतलब मैं एक आपके सामने एक चीज़ रखता हूँ, एक ज़मीन रखी हूँ। जी, जी। मैंने कहा ये मेरी है, आपने कहा ये मेरी है, प्रमाण किसी के पास है नहीं। फिर अगर वैसा तो हमारे यहाँ ये जो मैंने आपको बताया महासू महाराज जो हमारे इष्ट महाराज हैं, तो वैसे तो फैसला वहीं से हो जाता है कि वहाँ भी जाकर के आदमी जो ना अपना एक निर्णय ले लेता है कि वो बता देते कि ऐसा। लेकिन जब वो यहाँ से ऊपर की कोई बात चले जाती है, कोई ऐसे पक्ष रहा हो कि जिसने मानने से इनकार कर दिया ऐसा, जी। तो फिर ये चीज़ें वो हो जाती है, फिर लोटा नून करते हैं। ओके। क्योंकि लोटा नून वो चीज़ है कि अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ, वो चीज़ आपकी है और मैंने उसको दबा दिया, मैंने कहा कि मेरी है, तो हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी एक आस्था का प्रतीक है वो, कि जिस प्रकार से नमक में पानी में छोड़ रहा हूँ ना, गल जाए, तो मेरा ऐसी इस तरह से परिवार गल जाना चाहिए। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो ये फिर वो सब जगह फिर ये जो ना सर्वमान्य हो जाता है कि भाई इसने ऐसा कर दिया, तो अब तो फैसला उसके हाथ में। ये वो चीज़ तो वहाँ पर झूठ और सच जो है बिल्कुल जो है निकल आता है। नहीं अभी मतलब ये हो गया कि अगर वो मेरी है, मुझे पता मेरी चीज़ आपकी है वो, और मैंने उसको हथिया ले, तो मैंने नमक लोटा कर दिया। हाँ। तो आपने बोला कि ठीक, जब तूने ऐसा कर दिया तो तू ले ले इस चीज़ को। ये चीज़ है। बहुत बढ़िया। मतलब एक तरह से एक डर भी जो है, कुछ बुरा करने का डर जो पैदा हो जाता है। जैसे मतलब हाई कोर्ट में कोई निर्णय आता है,
होता ये महासु महाराज के ही इर्द गिर्द होता है। हाँ जी बिल्कुल। बहुत खूब सर। एक और चीज़ जो मैं लाखा मंडल गया हुआ था चार धाम यात्रा के दौरान, और मैंने देखा कि कई जो बकरे होते हैं वो ऐसे ही छोड़े हुए थे, गांव में घूम रहे हैं, यहाँ वहाँ घूम रहे हैं। जब मैंने किसी से पूछा कि भाई ये बकरे ऐसे क्यों घूम रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि ये महासु देवता के बकरे हैं और इनको बाकायदा काफ़ी प्यार और प्रेम से रखा जाता है। सर क्या है ये मामला पूरा? देखिए सर, कुछ घटनाएं मेरे अपने सामने हैं। ये जो बकरी के बच्चे होते हैं, जैसे मेमने होते हैं जी, या बड़े भी होते हैं बकरी के बच्चे, तो बहुत ही मतलब वो अनाड़ी है क्योंकि तो आज़ाद है। लेकिन मैंने एक ऐसी शक्ति देखी है, महसूस जो मैंने अपनी आंखों से जो देखा है, जिस पर उन महाराज का पानी डाला जाता है, उसे हमारे यहाँ घंडवा बोलते हैं। महाराज को जो चढ़ा दिया जाता है तो उसके नाम से हो गया वो। या ये हमारे चालदा महाराज जी या वार्षिक महाराज जी, प्रवासी महाराज, चार भाई है ना महासु महाराज। चार भाई महासु तो ये सरनेम है। इनके जो वास्तविक नेम है मेरे ख्याल से ये क्या बोलते हैं, वार्षिक महाराज सबसे प्रवासी एक होते हैं, सबसे बड़े वार्षिक महाराज है। फिर बोठा महासु महाराज है, फिर प्रवासी और चालदा महाराज से। तो जो चालदा महाराज और वार्षिक महाराज के बीच में मैंने ये देखे, मैंने ये जो बकरे होते हैं, तो उस अनाड़ी बकरे को मेरे सामने पानी डाला गया और उसे छोड़ दिया गया। तो उसे ये भी किसी ने नहीं बताया, तो जो खुद उधर चल दिया है। ये बहुत बड़ी आस्था उसमें मानी जाती है। प्रतीक मतलब मेरे सामने की जो एक प्रमाण है ये है सर। और ये यहाँ मैं एक चीज़ और बता दूं आपको जी सर। अगर आपने कभी आपका जाना हनोल हो, अगर हो या ये चालदा महाराज यहाँ हो, तो वहाँ पे एक बहुत बड़ी ऐसी चीज़ मैं बताऊंगा आपको। वैसे तो वहाँ जो मैंने बोला आपको डोली जिनमें महाराजा होते हैं, पर नहीं, कई जगह ऐसा होता है कि आपने अपनी मन से उसमें पानी डाल दिया है। वहाँ जो पुजारी होते हैं, जो पूजते हैं महाराज को, वो पानी डाल देते हैं। आपने वहाँ से अपने विचार बांधने अपने अंदर कि मेरी वो चीज़ होगी या नहीं होगी। तो इसमें बिल्कुल सत्यता है। अगर वो गलत है तो वो नहीं पानी झाड़ेगा, नहीं झाड़ेगा, फाइनल है। और अगर वो सही है तो बिल्कुल पानी हो जाएगा। जैसे हमें धूण बोल, मतलब वो जो पानी झाड़ देगा वैसे धूणेगा, मतलब जैसे तो वो चीज़ें ये मतलब ये उत्तराखंड की जो देवभूमि हम कहते हैं, देवताओं का वास और देवताओं में आस्था है, इसलिए हर काम हो भी जाता है। तो सर अब जरा जौनसार से बाहर निकलते हैं और थोड़ा सा पूरे उत्तराखंड एज अ होल आते हैं। जब हम बात करते हैं गीतों की, जब हम बात करते हैं कि नए जो गायक आ रहे हैं वो नए गीत बनाने के बजाय पुराने गीतों को उठा रहे हैं और चिपका रहे हैं। नेगीदा कहते हैं कि भैया पिस्यू आटोनी और ना बोलिया, तो वो काम यहाँ पे ज़्यादा हो रहा है। तो जौनसार की बात करता मैं, रत्यानंद पवार जो हैं अपने युग के एक लेजेंड रहे हैं और आज भी गाने गा रहे हैं। लेकिन शायद आपके साथ भी ये घटना हुई होगी कि आपके किसी गीत को, आपकी किसी धुन को उठा करके एक गाना बना दिया गया हो। आप क्या सोचते हैं, नए गायक जो कर रहे हैं बहुत अच्छा है या फिर उनको बदलाव करने की ज़रूरत है? देखिए सर, वैसे तो मैं कुछ कहने के मूड में नहीं हो या फिर नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा। यहाँ पर एक चीज़ होती है ना कि वो बुरा नहीं है कि वो हमारी धुनों को उठा रहे हैं या हमने भी किसी को धुन को गाया, ऐसा नहीं है, हमने गाया। पर मेरा कहने का अर्थ ये हो जाता है यहाँ पर कि इससे ज़्यादा अगर वो खुद अपनी कोशिश करें लेखनी पे, तो शायद उसका अपना पौधा कुछ बन सकता है। क्योंकि वो तो किसी लगाया हुआ पेड़ है, उसको कितना सींचोगे, कितने नहीं, मतलब अगर उसके फिर फल हम बेचेंगे, चोरी कब तक बेचेंगे? एक फल बेचने का मजा तब है जब वो अपना बेचा जाए। मेरा जो कहने का मतलब ये है युवाओं के लिए, बाकी तो क्या बोलना है सर, बहुत ज़्यादा नहीं। आपने सही कहा कि क्योंकि आपको अपनी रचनाएं रचनी होगी। जैसे रत्यानंद पवार ने अपने पुराने गायकों के गाने नहीं उठाए और उनको नहीं गाया, उन्होंने खुद की रचना की और उसके बाद आपके सामने पेश किया। नहीं तो अगर मैं नेगी जी की बात करूं, उनके गाने गाऊं या जितने पुराने हमारे कलाकार उनके गाने गाऊं, तो जाना चाहूंगा क्या? नहीं, सही बात है। वो तो मतलब ऐसा हो गया कि मैंने उनके कपड़े उठा करके पहन लिए। वो तो आपको नया सृजन करना ही होगा। मतलब मैं चाहता हूँ कि अपनी खेती करो जी, अपने खेती में ये मत डरो कि मेरे पास इसमें फसल कम है, एक दिन वो बड़ी हो जाएगी। वेरी ट्रू। मुझे एक
बात वहीं बताई गई थी। मैं अब मुझे याद आ रहा है, एक देवी सेमवाल है, आप सेमवाल जी है आपके वहाँ से, वो बिल्कुल बॉम्बे में क्या कहते हैं डायलॉग लिखते थे, उन्होंने फिल्मों में भी दिए हैं, लेखक हैं बहुत ज़्यादा। तो उन्होंने कही थी मुझे एक बात, जैसे कई लोग बोलते थे कि आप तो जगत राम वर्मा जी से जैसे गाते हैं, आप तो बिल्कुल जो है प्रीतम वर्मा जैसे बोलते हैं ना, मतलब जोड़ते नाम। उन्होंने कहा कि रतियानंद जी मुझे आपको एक बात बतानी होगी। मैंने कहा कि कभी भी जगत राम बनने की कोशिश मत करना, आप रतियानंद भी नहीं रहोगे। इसलिए रतियानंद पोहार की कोशिश एक दिन आप देख लेना, अपने नाम से जाने जाओगे। वेरी ट्रू। जब आप अपना सृजन करोगे जी तो आप उसी नाम अपने नाम से जाने। तो सर अगर मुझे ये बात उनकी अच्छी लगी है तो मैंने इस पे अमल किया और करना भी चाहिए। हाँ जी, क्योंकि फीडबैक का हमेशा वेलकम होना चाहिए। सर उत्तराखंड संगीत और उत्तराखंडी फिल्मों की जब बात आती है तो अक्सर एक शिकायत हमारी ये भी होती है, पर्सनली मैं भी ये शिकायत रखता हूँ हमारी सरकारों से। जब आप बॉलीवुड फिल्मों के लिए आप यहाँ शूटिंग लोकेशन दे रहे हो, बहुत सारी चीज़ें कर रहे हो, लेकिन जो हमारा क्षेत्रीय सिनेमा है, क्षेत्रीय संगीत और संगीत है, उसको बढ़ावा देने के लिए, और जो हमारे क्षेत्रीय गायक हैं जैसे आप हैं, मुझे याद आता है कि जब राही जी बीमार रहे तो सरकार को पता तक नहीं था कि ये बीमार हैं, है ना। मंगला रावत जी बीमार रही, किसी को पता नहीं, सोशल मीडिया पे पोस्ट आ रही हैं, तब जाके कहीं मालूम पड़ रहा है। क्या सरकार को हमारे लोक गायकों के प्रति एक जिम्मेदारी नहीं बनती, या फिर क्या सरकार कुछ कर रही है, क्योंकि आप उस क्षेत्र से आते हैं और क्योंकि आप भी उस दशक से आते हैं जो आपने जिया है, कि सरकार की तरफ से आखिर हमारे लोक गायन के लिए, लोक संगीत के लिए किया क्या जा रहा है? अगर किया जा रहा है तो क्या कर रहे हैं, और नहीं किया जा रहा तो क्या करने की ज़रूरत है? बहुत अच्छा आपने सवाल किया है और मैं इस पर बिल्कुल आपको जवाब देने के लिए तत्पर हूँ। तो देखिए, ऐसा है, अगर कोई यहाँ पर राजनेता बन जाता है, बल्कि ये कहा जाता है कि कलाकार से अच्छा अगर तू राजनेता बनता तो बहुत अच्छी बात, ज़्यादा फायदा होता तेरा। यहाँ तो मैं खुद एक आपके सामने प्रमाण हूँ कि अभी तक मुझे नहीं पता है कि संस्कृति विभाग है क्या, मतलब उसमें कितना फायदा होता है, वहाँ कौन बैठते हैं, कहाँ कलाकार। मैं जो अभी तक हूँ, मैं अपने ही दम पर कर रहा हूँ सर। और देखिए, बहुत खेदजनक विषय है ये, मैं आपको सच बताऊं, कलाकार के गीत तो ठीक है, या तो मैंने मुख्यमंत्री पर गीत लिख दिया या मोदी पर गीत लिख दिया, वो तो तब वहाँ तक तो ठीक है, फिर चलो मेरा गुणगान कर दिया। लेकिन अगर वो वाली बात अगर उल्टी हो, मदद करने की हो, तो यहाँ पर पता क्या बोला जाता है कि अरे यार ये गायक है, क्या है। हाँ, अगर प्रधान होता या फिर कुछ होता तो बात थी। पर सर ये समझ में नहीं आता, क्योंकि जब आप सरकारों की हम बात करते हैं, संस्कृति विभाग की बात करते हैं, कई गढ़वाली गायक हैं जिनको बाकायदा संस्कृति विभाग कार्यक्रम करवाता है, उनको फीस देता है। जौनसार में कम से कम रतियानंद पवार जी के साथ ये चीज़ क्यों नहीं हो रही है? क्यों उनको पीछे छोड़ दिया गया है? क्या आपने कभी अप्रोच नहीं किया? आपने कभी आकाशवाणी नहीं गए? जी नहीं, मैं आकाशवाणी से भी मैं रजिस्टर्ड हूँ, आकाशवाणी से भी मैं हूँ। आकाशवाणी को मैं धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मेरे लिए कोई कमी नहीं छोड़ी। उन्होंने मुझे, मैं जैसे किसी की रिकॉर्डिंग साल में अगर 5 बार हुई तो मेरी उन्होंने 10 बार करी है, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत, बस थोड़ा सा इतना ज़रूर है कि संस्कृति विभाग के लिए मैं बिल्कुल प्रयत्नशील रहा और मैं प्रयासरत रहा। तो यहाँ पे तो मैं सीधे जो देखो, संस्कृति विभाग में तो क्या बताऊँ, लेकिन वहाँ पे जो ऑडिशन करा रहे होते हैं निर्णायक महोदय या महोदया जी, ये उन पे बिल्कुल मैं दारमदार देता हूँ। वो बिल्कुल भी मेरे हिसाब से उन्होंने सही निर्णय नहीं लेते हैं वो, कि किसको लेना चाहिए, किसको नहीं लेना चाहिए। और मुझे बाद में पता चलता है कि जिसको लिए फ़ोन कराया जाता है उनका काम होता है, उनका उच्च श्रेणी में जो है क्या कहते हैं लिया जाता है, उनका जो है ऑडिशन। और चाहे आप कितने ही गुणी हो, कितने, अगर ऐसा नहीं है आपके पास तो आप कुछ भी नहीं है। सर आपका मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, मेरे ख्याल से ट्राइपॉड प्रोडक्शन पे आपने एक इंटरव्यू दिया था, वहाँ आपने जिक्र किया, क्योंकि जब बात चल पड़ी है संस्कृति विभाग की और ऑडिशन की, तो आपने एक गाना बड़ा फेमस है जो मैंने भी सुना है, सुनीता रेशमी रुमाल तेरू, ये गाना है, और जिक्र आता है उस इंटरव्यू में अनिल बिष्ट का। अगर आप वो इंटरव्यू देखना चाहते हैं तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर भी मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा प्रकाश उस पर डालें कि
क्या हुआ था? कैसे आपने उस इंटरव्यू में कहा है कि जो बंदा मेरा ही गाना गा रहा है वही मुझे पहचान नहीं पा रहा है? क्या वो था? ये सवाल मैंने इसलिए करा क्योंकि जो मेरे से छोटा वाला सिंगर है उसको वो बखूबी पहचान लेते हैं वहाँ से भाई ये कौन है? अरे आपका नाम तो वो है, तो मेरा तो उन्होंने गाना ही गा रखा, मुझे क्यों नहीं पहचाना? ये मेरे लिए सवाल इसलिए बन गया है कि अगर तो वो चलो एक निर्णय इसलिए लेते कि चलो भाई जैसा कहते हैं ना कि जैसा कर्म वैसा वो वाला, जब मैं बिल्कुल नाकाम था तो वो तो बात ठीक थी। लेकिन जब आपने मेरा ही गाना इंसान ने मेरा पूरा गाना गा रखा है तो मैंने इसलिए बोला इस बात को कि वो इंसान मतलब मुझे पहचानने से बिल्कुल इनकार करता है। इनकार ही तो है जब नज़रअंदाज किया जाता है। और जो एक महोदय जी वहाँ बैठी थी उन्होंने मुझे बिल्कुल जो है क्या कहते हैं गढ़वाली एक विधा पर पूछ रही है मुझे, जिसकी मुझे जानकारी नहीं, मुझे थी जानकारी लेकिन मैं क्यों गाऊं? अभी बुरा मत मानना, मैं इसलिए कह रहा हूँ नहीं, वो जरूरी जो हमारी संस्कृति अभी नहीं है जॉन सर बावर की, वो मैं गा भी नहीं सकता क्योंकि मुझे उसलिए नहीं, मैंने एक ऑडिशन दिया कि मैं चाहता था कि मुझे जॉन सर के विषय में पूछो, कहीं भी पूछते, उन्होंने वो तो पूछा नहीं। उन्होंने मुझे गढ़वाल के विषय में बोला, मैंने मना कर दिया, तो मुझे शायद यहाँ से निकाल दिया क्योंकि अपनी बात रखने में दिक्कत है। बिल्कुल, दिक्कत है। सर आपने बात की कि ये रेशमी रुमाला वाला जो गीत है जो बिस जी ने भी गाया और कई गायकों ने गाया, ये गाना आपने लिखा है? हाँ जी बिल्कुल, मैंने इसको रचनात्मक रूप दिया है, मेरा है। ओके। क्योंकि मैंने कई सिंगर्स ने ये गाना गाया, मैंने उनके क्रेडिट्स में देखा, मुझे कहीं भी आपका नाम नजर नहीं आया, तो आई वॉज इन डाउट कि यार सर जो इंटरव्यू में बोल रहे हैं। मैं इसका प्रमाण आपके सामने ये दे दूं कि हिमाचल प्रदेश के जिन्हें रफ़ी जी की उपाधि दी गई है, ओके, मोहन सिंह चौहान जी हैं, ओके, बहुत बड़ा नाम है। हालांकि हिमाचल में उन्होंने ही इस लोकगीत गीत को, जो संस्कृत हिमाचल की जो गीत है, उन्होंने ही वहाँ पे लाए हैं। ओके। मैं भी बिल्कुल ये नेगी जी के ही आसपास के हैं, तो उन्होंने फिर मुझे कॉल किया कि ये जो आपका रेशमी रुमाल है मैं गा दूँ। मैंने बोला आप गाओ। आप उन्हें भी कभी भी पूछ सकते हैं। yes, please, ऐसा नहीं कि मैं, झूठ तो तब होता ना कि जब कोई चीज़ सामने ना आए। ये तो चौहान जी ने उन्होंने कहा कि मैं, फिर उन्होंने वो गीत गाया। हालांकि वो ऐसा गीत नहीं था, उसमें 2 प्रकार के गीत थे जो मैंने बनाए थे। नेगी जी का उसमें म्यूजिक है, वीरेंद्र नेगी जी का। अच्छा। और ये रामा में रिकॉर्ड है, कैसेट का नाम ये मैं भूल गया कौन सा था, लेकिन ये बिल्कुल जो है क्या कहते हैं वहाँ पे रिकॉर्ड हुआ है। ये जो गीत है वो ऐसा था। बोलो छोड़ी की डोली सुनीता उबी उड़ोली धुड़ो सुनीता उबी उड़ोली धुड़ोए। तो ये चीज़ थी। जी शके बोगीता, सॉरी मैंने दूसरा बोल दिया, अब याद भी नहीं रहता ना। जी शके बोगीता सुनीता डांडे चौमुको रूड़ोए, तो और शोड़ की हिंडोली सुनीता उबी उड़ोली धुड़ोए, ये पहले ऐसा था उड़ोए। फिर उसके बाद था ये धुन, मेरी सुनीता रेशमी रंडे हाय तेरा रुमाला, मेरी सुनीता रेशमी रंडे हाय तेरा रुमाला। बहुत बढ़िया सर, मतलब ये मुझे भी नहीं पता था और शायद कई लोगों को पता नहीं होगा, बिकॉज जब मैं ट्राइपॉड प्रोडक्शन का इंटरव्यू देख रहा था, उसमें जब आपने इसका जिक्र किया तो मैंने कोशिश की कहीं तो मुझे नाम मिले कि भैया क्रेडिट्स में हो या कहीं हो, किसी ने अपना नाम दिया है, किसी ने पारंपरिक नाम दिया है, लेकिन कहीं पे भी आपका नाम नहीं आया। इसलिए मुझे लगा कि मुझे ये पूछना चाहिए और आपने बहुत बखूबी उसको बताया है। तो ये गीत हम तक भी पहुंचा है सर, जो आपने सुनाया अभी, और रजनीकांत सेमवाल ने भी गाया, अनिल विज जी ने भी गाया, है ना सर। एक दो आखिरी सवाल। अक्सर मैंने देखा है कि हमारे नरेंद्र सिंह नेगी जी ने एक जौनसारी गाना गाया है, मीना राणा जी तो आपके साथ गा ही रही हैं, लेकिन ये रिवर्सल क्यों नहीं होता? क्यों जौनसारी सिंगर गढ़वाली और कुमाऊनी नहीं गाते, या फिर उनको मौका ही नहीं मिलता? इस विषय में सर मैं, जहाँ तक मेरी समझ है, वो हो सकता है कि एक तो जौनसारी हमारी जो भाषा है, वो मैंने पहले आप शुरुआती दौर पर कहा था कि ये हमारे अपने में सिमटा हुआ है चित्र है। गढ़वाली हम सुन लेते हैं, लेकिन वो जौनसारी सुनने में
थोड़े से मतलब पीछे हट जाएंगे, सच कह रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि ये चीजें होती ये हैं। रहा होगा कारण, बाकी तो पता ये नहीं। एक हाँ जी, संभावित कारण हो बल्कि सकता हमारे है। गीत, मैंने आपको कहा ये बाबा बालियों मेरा गीत था, जी, ये जी। मैंने सुना है काफ़ी, गढ़वाली कोई कभी बहनों ने गाया है, और क्या कहते हैं लाडी बेटी, मैंने कहा ये भी काफ़ी गढ़वाल में गाया है। ऐसा नहीं कि हमारे गीत गढ़वाल में नहीं गाए जा रहे हैं, लेकिन चलते वहाँ पे आपके? ज़्यादातर हाँ, इसलिए नहीं तो हो है। पाता क्योंकि भाषाओं का थोड़ा सा करेक्ट हाँ जी, हाँ जी। वो थोड़ा सा एक बंधन आ ही जाता है, रेस्ट्रिक्शन हो हाँ, ही आ जाता है जाता है जी, भाषाओं का, बिल्कुल, बिल्कुल क्योंकि जी। शब्द आपको समझ में नहीं जी, आते बिल्कुल, हैं, बिल्कुल। वो चीज़ होती है। सर इंटरव्यू को ख़त्म करें जी। उससे पहले मैं चाह रहा हूँ कि एक गीत जो आपको याद हो, प्लीज़ उसकी 2 लाइनें हमारे लिए गुनगुनाइएगा, और फिर एक और सवाल रहेगा, उसके बाद हम देव की वंदना के साथ इस इंटरव्यू को ख़त्म हाँ, करेंगे। बताइए सर, आप कौन सा किस प्रकार का गीत गाऊं मैं? मुझे जो गाने मैंने आपके सुने थे, अब मुझे पता नहीं आपको याद है कि नहीं, एक गाना आपने मौन त्योहार पे शायद गाया था, गुरे गूती, अच्छा, जहाँ तक मुझे याद है। हालांकि ये बहुत मैंडेट नहीं कि आपको यही गाना है, हाँ जी। जो आपको याद है वो नहीं, गाना आप गा सकते हैं। आपको गुरे गूती मैं ये उसको गीत सुन रहा मेरा था। नहीं है। ओके, मैं ओके। सच बताऊं आपको, अच्छा ये मैंने गाया जरूर है, लेकिन ये पारंपरिक गीत है। ओके, गुरे गुती मेरी गुरे गुती रहे, एक Yes, मौन पे yes, बनाया yes, गया है, yes, लेकिन ये हास्य एक गीत है। जी जी। लेकिन जो मैंने गाया, फिर एक दूसरा गाया, मैंने मौन का गीत फिर गाया था, आंदो दादू शाया गाड़ा मौना, मैं जरूर गाऊंगा। प्लीज सर। लेकिन वो गीत मेरी उस पे बना हुआ है, क्या कहते हैं, जो विधा पर बना हुआ है, जी, जिससे जी। मौन होता था। ये तो जो गुरुगुती वाला, ये तो एक मतलब हमारा भी नहीं है, सिरमौर से है। ओके, मैंने जरूर गाया इसको, लेकिन मतलब ये मेरा नहीं है। अच्छा, आपने लिखा नहीं मैंने है लिखा नहीं है, सच में मैंने इसको लेबद किया है। तो ये वाला जो है, मैं मौन का जरूर गाऊंगा, वो Please, था मैंने इस गीत को जरूर गाया था, और मतलब जो संस्कृति पे हमारा है, जी, जी। ये वैसा था। इमो ख्यारिंगे घोणा दादू बले, मो ख्यारिंगे ले घोणा, इको दी होंदो दादू गेल्या बोले, शाया गाड़ाले मोना, ई बोलिया मेरे दादू गेल्या बोले, शाया गाड़ाले मोना। एक बहन पूछ रही है भाई से कब, कि मैं भी जाऊंगी, हाँ, है ना। फिर भाई का जवाब आता है, इमो ख्यारिंगे घोणा भाटू बल, मो ख्यारिंगे लिघोणा, शाया गाड़ा मोना, नेड़ा नेड़ी होंदो भाटू बल, शाया गाड़ा लिमोना। फिर इसके बाद गीत है वो हारुल ताल पे हैं जी। यादो दादू शाया गाड़ा मोणो भाई दादू रे, शाया गाड़ा मोणा भाई दादू रे, आंदो दादू शाया गाड़ा मोणो भाई दादू रे। मतलब वो जिद कर रही कि मैं भी जाऊंगी। यहाँ पे रोकता है वो कि नहीं, तू मत जा। तुझे नहीं आना, क्योंकि वो वहाँ पे अपहरण हो गया था उस लड़की का, इसलिए फिर बना दिया जाता था। बहुत खूब, बहुत खूब। तो सर इससे एक आखिरी सवाल मैं आपसे रखना चाहूँगा। हमने गायक रत्यानंद पंवार को जान लिया, गीतकार रत्यानंद पंवार को जान लिया, लेकिन एक और फेस जो है रत्यानंद पंवार का है, वो हास्य नाटक में भी उनका काफ़ी बड़ा हाथ है। एक आध वीडियो मुझे आपके देखने का मौका मिला। सर ये कैसे शुरू हुआ, मतलब ये बचपन से ही था या फिर ये आपने बाद में सीखा और किया इसको? नहीं, देखिए ये मेरा मानना ये है रहा है सर कि मैं सिर्फ लोक कलाकार नहीं हूँ, क्योंकि पहले मैं गांव का कलाकार हूँ। जैसे हमारे यहाँ एक दिवाली आती है, तो उसमें हमारे यहाँ खेलूटे बोलते हैं, ओके, खेल जिसे बोलते हैं, तो मैं उसका भी एक हिस्सा हूँ। मतलब वो भी हमारे बिल्कुल जो है, मतलब तब मैं भूल जाता हूँ कि मैं कलाकार हूँ, मैं लोक गायक हूँ। फिर मैं वो करना ही है, मतलब क्योंकि अगर नहीं करूँगा तो हमारे यहाँ एक बनी हुई है कि भाई जो कर सकता है वो क्यों नहीं कर रहा, तो या तो सही जवाब दे या तुझे दंडित किया जाएगा। ओके, क्योंकि ये एक जोर जबरी हमारी पूरे गांव की है, आस है कि तूने करनी, क्योंकि इतने मेहमान लोग आते हैं। तो मतलब इतना तो नहीं है कि रत्यानंद पंवार एक कलाकार ही है, मुझे वो भी करना है।
ये बहुत अच्छी चीज़ जी, है, जी, ये बिल्कुल। अच्छी बात है कि अपने गांव के लिए, हाँ जी, हाँ जी। अपने लोगों के लिए हम ये करते हाँ जी। हैं। तो ठीक है सर, इंटरव्यू को ख़त्म करते हैं। जी, जी, बिल्कुल। लेकिन इंटरव्यू को ख़त्म करने के लिए मैं चाह रहा हूँ कि आप कोई देव का गाना गाएं। एक गाना जो मैं आपका सुन रहा था, आपने लकुड़िया महाराज पे एक हाँ जी, गीत मेरे आपने गाया कुल है, इष्ट देवता तो अगर का। वो आपको याद है तो उसको प्लीज़ सुनेंगे और उसके सर, बाद मुझे इंटरव्यू याद जितना रहेगा मैं गाऊंगा। प्लीज़ सर, हाँ प्लीज़। जी, हाँ जी। अब क्योंकि इतने सारे गीत हाँ गाए जी, हाँ जी, जाते बिल्कुल ना, हैं, सब बिल्कुल याद मेरे रखना कुल मुश्किल देवता होता है, है। मेरे कुल देवता ओके, महाराज हैं। हाँ जी जी। धोने मेरे भागो धोने तकदीरा, धोने मेरे भागो धोने तकदीरा, मेरे गिरिया उपना तुलो कूड़ा बीरा, मेरे गिरिया उपना तुलो कूड़ा बीरा। मैंने ये बनाया था सर। बहुत खूब, बहुत सुंदर। तो ये थे हमारे साथ रतियानंद पंवार जी। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जी, इतना सारा धन्यवाद। समय हमें दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे मैंने कहा कि अगर आप जौनसार को समझना चाहते हैं, जौनसार की संस्कृति को जानना चाहते हैं, तो आपको वहाँ के लोक गायकों को सुनने की ज़रूरत है, वहाँ के संस्कृत प्रेमियों को सुनने की ज़रूरत है, ताकि जो भ्रांतियाँ जहन में भरी पड़ी हैं उनको आप दूर कर सकें और जो असल जौनसार है, असल जौनसार भावर है, उसको जान सकें। एक बार फिर से शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत सर, धन्यवाद। आपका भी जो है आपने इतना समय दिया, धन्यवाद। ढेर सारी सर, बातें धन्यवाद। हमसे मैं की। एक बार फिर से गुघुती चैनल परिवार का जी मैं सर। फिर से जो है धन्यवाद करता हूं और मैं आशा भी करता हूं अपने कुल देवता से, इष्ट देवता से कि आपका जो चैनल है आज यहाँ है कल वहाँ हो। बहुत मैं बहुत ये शुक्रिया देखना सर, चाहूँगा बहुत बहुत और बाकी तो चलो धन्यवाद आपका। समय चीज़ें चलती रहेंगी, जी, चलती और रहेंगी, जल्दी बिल्कुल। कोशिश करें कि रत्यानंद सर के साथ दूसरा भी हम कुछ करें, आगे कुछ चलो कर सर, पाएँ। बिल्कुल तो जो वो है। भविष्य की योजनाएं हैं, लेकिन फ़िलहाल के लिए जी, जी। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत और धन्यवाद इसी के सर। साथ आज जो है आपको हमने कोशिश की कि रत्यानंद पंवार जी को, जौनसार को आप तक पहुँचाया जाए, जिसमें कोशिश की हमने कि कामयाब हो पाएँ। अब कामयाब हुए हैं या नहीं हुए हैं वो आप ज़रूर बताइएगा, लेकिन फ़िलहाल इतना ही। अगली बार अगले एक नए पॉडकास्ट में फिर एक नई शख्सियत होगी, नए सवाल होंगे और नए जवाब होंगे। शुक्रिया।